नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 सोशल साइंस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 7 इंडियाज़ कल्चरल रूट। तो पहले हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी वीडियो के एंड में आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स रिटन में यानी कि लिखित में भी मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हो हमारे पहले पन्ने पर जहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है चैप्टर का नाम और चैप्टर नंबर, उसके नीचे हमारी ये एक इमेज दी हुई है जिसमें आपको 3 लोग दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो पहले हैं ये एक ऋषि हैं। ठीक, ये जो सेकंड नंबर पे आप देख रहे हो ये है गौतम बुद्ध और जो लास्ट नंबर पे आप देख रहे हो ये है महावीर। कौन है ये हैं महावीर। ठीक है दोस्तों, चलिए द बिग क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग द बिग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इनको पढ़ के हमको एक आइडिया हो जाता है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द वेदास। मतलब कि जो वेदास हैं यानी कि जो वेद हैं हमारे, ये क्या हैं, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ देयर मैसेज, उन वेदों में क्या संदेश है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट न्यू स्कूल ऑफ थॉट इमर्जेस इन इंडिया in the first millennium BCE, what are their core principles। क्या है कि भाई इंडिया के अंदर फर्स्ट मिलेनियम BCE यानी कि जो 1000 ईयर्स हैं BCE, उनके दौरान एक कह सकते हो नई विचारधारा उत्पन्न हुई है। तो वो क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसको हम इस चैप्टर में देखेंगे। साथ ही में थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस टू इंडियन कल्चर। मतलब जो लोक परंपराएं होती हैं, लोक और जनजाति परंपराएं होती हैं, उन्होंने भारत के कल्चर में क्या योगदान दिया है उसको भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर को पढ़ना हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कर दो और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे कमाल के वीडियोज़ मिलते रहें। इंडियन कल्चर बाय एनी एस्टिमेट इज सेवरल मिलेनियम्स ओल्ड। क्या कह रहा है कि जो इंडियन कल्चर है यानी कि जो भारत की संस्कृति है वो किसी भी अंदाजे से सेवरल मिलेनियम मतलब होता है 1000 साल, मतलब वो किसी भी अंदाजे से कई हजार साल पुरानी है। लाइक एन एंशिएंट ट्री इट हैज़ मैनी रूट्स एंड मैनी ब्रांचेस। अब ये भारत संस्कृति की जो तुलना है वो एक प्राचीन पेड़ से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी भी प्राचीन पेड़ की तरह भारत की जो संस्कृति है इसकी भी बहुत सी जड़ें और बहुत सी टहनियाँ हैं। द रूट नर्चर अ कॉमन ट्रंक। जो रूट हैं यानी कि जो जड़ें हैं वो किसको नर्चर करती हैं यानी कि वो किसको पोषण देती हैं, वो पोषण देती हैं कॉमन ट्रंक को। मतलब देखो, आपने पेड़ देखा कि नहीं देखा है, तो एक पेड़ की बहुत सारी जड़ें होती कि नहीं होती हैं, तो वो जो सारी जड़ें हैं वो मिट्टी से जो भी पानी और पोषण खींचती हैं किसको देखती हैं, वो उसका जो एक सिंगल तना है उसी को देती कि नहीं देती हैं, देती है ना। तो यहीं पे यही चीज़ कही जा रही है, यहाँ पर भी यही चीज़ कही जा रही है कि भाई जो जड़ें हैं वो एक कॉमन ट्रंक को क्या करती हैं, नर्चर करती हैं। From the common trunk emerges many branches which are different manifestation of Indian culture yet united by a common trunk। क्या कह रहा है कि भाई उस कॉमन ट्रंक से कई सारी ब्रांचेस यानी कि कई सारी शाखाएं निकलती हैं जो कि भारत की जो संस्कृति है उसी के अलग अलग क्या हैं, उसी के अलग अलग रूप हैं। ठीक है, लेकिन इनकी क्या है, सामान्य मतलब इनमें क्या है, इनमें एक सामान्य तना है। ठीक, ये कहीं ना कहीं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, और समय के साथ साथ ये संस्कृति मेरी बहुत ज़्यादा गहराई में और बहुत ज़्यादा भागों में बटी है, इससे बहुत अलग अलग दूसरी संस्कृतियाँ भी निकली हैं। लेकिन भाई ये सारी संस्कृतियाँ अंत में हैं क्या, ये सभी भारतीय संस्कृति के ही अलग अलग रूप हैं।
Some of these branches are about art, literature, science, medicine, religion, the art of governance, martial arts and so on. इनकी कुछ शाखाएं मतलब भारतीय संस्कृति की कुछ शाखाएं मेरी क्या हैं, कुछ शाखाएं मेरी चित्र के बारे में हैं, ठीक है, चित्रकला के बारे में है, कुछ लिटरेचर यानी कि साहित्य के बारे में है, कुछ विज्ञान के बारे में है, कुछ दवाइयों के बारे में है, कुछ धर्म के बारे में है और कुछ गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी जगह को कैसे चलाया जाता है उसके बारे में है, कुछ मार्शल आर्ट्स के बारे में है, ऐसे ही कई सारे. देयर आर also school of thought by which we means group of thinkers or spiritual seekers who share similar ideas about human life, the world, etc. क्या कह रहे हैं कि भाई इसमें स्कूल ऑफ थॉट का मतलब क्या होता है कि भाई कोई एक विचारधारा है उसका पालन करने वाले, ठीक है, वैसे विचारधारा रखने वाले जो लोगों का समूह है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम लोग स्कूल ऑफ थॉट कहेंगे. ठीक है, तो स्कूल ऑफ थॉट और कुछ नहीं होता, एक आइडिया होता है, एक विचारधारा होती है. ठीक, तो इसमें यही कह रहे हैं कि भाई देयर आर स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि इसमें स्कूल ऑफ थॉट भी हैं और इनसे हमारा क्या मतलब है, इनसे हमारा मतलब उन थिंकर्स किनको बोलते हैं, थिंकर्स हम लोग बोलते हैं जो लोग मनुष्य जीवन, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि भाई मनुष्य समाज, इन सब पे विचार करते हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग थिंकर्स कहते हैं. ठीक, और स्पिरिचुअल सीकर, स्पिरिचुअल शब्द का मतलब होता है आध्यात्मिक, और सीकर्स यानी कि वो लोग जो कि आध्यात्मिक ज्ञान की खोज करें. ठीक, हु शेयर सिमिलर आइडिया अबाउट ह्यूमन लाइफ, वर्ल्ड एक्सेट्रा, जो कि मनुष्य जीवन, दुनिया के बारे में एक से विचार रखते हैं. ठीक है, तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब पूरी का ये मतलब है कि भाई इसमें क्या है, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये इंडियन कल्चर या भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं कि भाई भारत संस्कृति में ऐसी विचारधारा भी है जो कि मतलब ऐसी विचारधारा भी है जिसमें ऐसे लोग हैं जो कि मनुष्य जीवन, दुनिया, समाज, इन सब के बारे में एक से विचार रखते हैं. ठीक है, Many archaeologists and scholars have pointed out that some of Indian culture root goes all the way to Indus or Harappan or Sindhu Valley civilization, which we visit in chapter 6. क्या कह रहे हैं कि भाई कई जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं यानी कई जो पुरातत्व खोजी हैं और जो स्कॉलर्स हैं यानी कि जो विद्वान हैं, उन्होंने ये चीज़ पॉइंट आउट करी है, मतलब उन्होंने ये चीज़ बताई है कि भाई भारत की जो संस्कृति है इसकी जड़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन तक हमको देखने को मिलती हैं. यानी कि जो भारत की संस्कृति है हमें इसकी झलक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसके बारे में हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं उसमें भी हमें देखने को मिलती है. लेटर ऑन ओवर टाइम हंड्रेड्स ऑफ स्कूल ऑफ थॉट इमर्जेस इन इंडिया. क्या कह रहे कि भाई बाद में समय के साथ में कई सारी विचारधारा भारत के अंदर उत्पन्न हुई, मतलब कई सारी अलग अलग विचारधाराएं भारत के अंदर क्या हुई हैं, उत्पन्न हुई हैं. वी विल सी हियर अ फ्यू अर्ली स्कूल्स विच हैव शेप्ड इंडिया इनटू अ कंट्री विद अ यूनिक पर्सनैलिटी. क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही स्कूल्स के बारे में यानी कि हम कुछ ऐसी विचारधाराओं के बारे में देखेंगे जिन्होंने भारत को एक विशिष्ट कह सकते हो रूप दिया. बाय अंडरस्टैंडिंग देम एंड देयर रूट्स वी विल अंडरस्टैंड इंडिया, दैट इज़ भारत, बेटर. क्या कह रहे हैं कि भाई उनको अच्छे से समझकर, उनकी जड़ों को अच्छे से समझकर हम इंडिया के बारे में जो कि हमारा भारत है उसके बारे में और अच्छे से सीख पाएंगे. द वेदास एंड वैदिक कल्चर. ए, व्हाट आर द वेदास. अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि भाई वेदास यानी कि वेद क्या हैं. द वर्ड वेदा कम फ्रॉम द संस्कृत विद विच मीन्स नॉलेज. जो शब्द है वेदा ये एक संस्कृत शब्द से आया है जिसका जो कि है विद, ठीक है, जिसका मतलब होता है नॉलेज यानी कि ज्ञान. मतलब कि संस्कृत में वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान. हेंस विद्या फॉर इंस्टेंस, और यहीं से जो वर्ड है विद्या ये भी आई है. ठीक है, जब हम लोग छोटे थे तो कॉपी गिर जाती तो क्या करते थे, कॉपी को छू लेते थे और कहते थे कि भैया जल्दी छू लो, पैर छू लो, नहीं तो विद्या माता चली जाएगी. ठीक है ना, ऐसे हम लोग बोला करते थे. तो जो शब्द है विद्या उस टाइम का वो भी इसी से आया है. वी ब्रीफली मेंशन द ऋग्वेद इन अर्लियर चैप्टर. हमने इससे पहले के चैप्टर्स के अंदर ऋग्वेद का
थोड़ा सा मेंशन करा था। इन फैक्ट देयर आर 4 वेद। क्या कह रहे हैं कि भाई कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। असल में कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। क्या नाम है इनके? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्या नाम है इन वेदों का? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दे आर द मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया। ये भारत के सबसे प्राचीनतम टेक्स्ट यानी प्राचीनतम लेख हैं। एंड इंडीड अमंग द मोस्ट एंशिएंट इन दी वर्ल्ड। और दुनिया के भी प्राचीनतम लेखों में से ये क्या हैं? एक हैं। द वेदास कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हाइम प्रेयर in the form of poem and songs that were recited orally, not a written। क्या कह रहे हैं कि भाई जो वेद हैं इनके अंदर क्या है? इनके अंदर कई हजार कह सकते हो भजन है। ठीक है, इनके अंदर कई हजार भजन है, कई सारी कविताएं हैं। ठीक है, किसके मतलब कई सारी कविताएं हैं, कई सारे गाने हैं। ये सब क्या है? ये सब प्रेयर्स हैं। ठीक, यानी ये सब प्रार्थनाएं हैं। क्या है भाई? वेदों के अंदर कई सारे भजन हैं। भजन किसके लिए करे जाते हैं भाई? भजन पूजा प्रार्थना में करते कि नहीं करते? तो कई सारे इसके अंदर क्या है? भजन है। ये कविताओं और गानों के रूप में है, जिनको कि ओरली यानी कि मुंह से रिपीट करा जाता था, मुंह से बोला जाता था। ये पहले लिखित में नहीं थे। दोज हाइम्स वर कंपोज्ड इन दी सप्त सिंधवा रीजन। और ये जो हाइम्स हैं इनको सप्त सिंधवा एक रीजन है, मतलब एक क्षेत्र है जहाँ पे इनको कंपोज करा गया था, यानी कि जहाँ पे इनको तैयार करा गया था। विच वी विजिट इन चैप्टर 5, जिसको कि हम चैप्टर 5 में देखेंगे, जो कि हमारा ऑलरेडी हो चुका है। इट इज़ डिफिकल्ट टू से व्हेन एग्जैक्टली द ऋग्वेद द मोस्ट एंशिएंट ऑफ 4 वॉज कंपोज्ड। क्या कह रहे हैं कि भाई ये कहना बहुत ही कठिन है कि एग्जैक्टली कब ऋग्वेद को कंपोज करा गया था, जो कि चारों वेदों में सबसे ज़्यादा पुराना है। एक्सपर्ट हैव प्रपोज्ड डेट रेंजिंग फ्रॉम द 5th to the 2nd मिलेनियम BCE। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या अंदाज़ा लगाया है कि भाई ये जो है, मतलब ये जो ऋग्वेद है, ये शायद 5वीं या दूसरी मिलेनियम BCE के आसपास में कहीं पे ये बना होगा। मतलब ये 5000 से 2000 BCE इनके बीच में कहीं पे शायद इसको बनाया गया होगा। सो फॉर एनीथिंग बिटवीन 100 to 200 generations, these texts have been committed to memory through rigorous training and passed on orally with hardly any alteration। क्या कह रहे हैं कि भाई तो यही कोई 100 से 200 पीढ़ियों तक ये जो टेक्स्ट हैं, ये जो लेख हैं, इनको लोग सिर्फ ऐसे ही ओरली यानी कि मुँह ज़बानी ही याद करते थे और इसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास किया करते थे, बिना इसमें ज़्यादा बड़े बदलाव आए। डोंट मिस आउट दिस meticulous transmission over thousands of years explain why in 2008 UNESCO recognized Vedic chanting as a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity। क्या कह रहे कि भाई ये जो कमाल का ट्रांसमिशन हुआ है, यानी कि ये जो कमाल के तरीके से लोगों ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इन वेदों को सिर्फ मुंह से बोलकर पास करा है, इसी वजह से जो यूनेस्को है उसने 2008 में जो वैदिक चैंटिंग है, यानी कि वेदों को जो मुंह से बोल के दूसरे जनरेशन में पास करने की ये जो पूरी पुरानी जो कला होती थी, इसको एक मास्टरपीस के तौर में और इंसानियत की एक बहुत ही बहुमूल्य धरोहर के तौर में इसको माना। द वैदिक हाइम्स वर कंपोज्ड बाय ऋषिज। जो वैदिक हाइम्स हैं, यानी कि ये जो वेद में जो हमको प्रार्थनाएं जो भी मिलती हैं, इनको किन्होंने कंपोज करा था? इनको ऋषियों ने कंपोज करा था। मतलब जो ऋषि थे इन्होंने करा था। ऋषि कौन होते थे? मेल सियर और सेजेस। ये मेल कह सकते हो साधु हुआ करते थे, संत साधु। एंड ऋषिकाश फीमेल वंस। और ऋषिकाश, ऋषिकाश किनको कहते हैं? ऋषिकाश जो फीमेल होते हैं संत साधु, उनको कहते हैं। ठीक है। In an earlier form of the Sanskrit language, they were addressed in poetic form। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो पहला रूप, मतलब कह सकते हो जो बहुत ही स्टार्टिंग का जो रूप था संस्कृत का, उसमें ये वेद थे और ये किस में थे? पोएटिक फॉर्म, यानी कि ये कविताओं के रूप में थे।
टू मैनी डिएटीज गॉड और गॉडेसेस सच एज इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषास एंड मैनी मोर। और ये जो थे मतलब ये जो हाइम्स थे ये किन के लिए थे? कई सारे देवी देवताओं के लिए थे, जैसे कि इंद्र हो गए, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा और कई सारे देवी देवताओं के लिए ये हाइम्स थे। टुगेदर विद द सीयर्स दीज डेटीज सस्टेन्ड रिदम और ट्रुथ एंड ऑर्डर इन ह्यूमन लाइफ एंड इन द कॉस्मोस। क्या कह रहा है कि भाई इन ऋषियों के साथ में ये जो देवता थे ये एक रिदम बना के रखते थे, मतलब कह सकते हो कि भाई इनका एक तालमेल होता था, ठीक है, और ट्रुथ एंड ऑर्डर इन ह्यूमन लाइफ, और ये मनुष्य के जीवन में सच्चाई और ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई? ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सही प्रकार से चलाना या करना, ठीक है ना। मतलब ये सच्चाई और ऑर्डर यानी कि कह सकते हो संतुलन बनाए रखते थे मनुष्य जीवन में और कॉस्मोस में यानी कि ब्रह्मांड में, ठीक, ऐसा माना जाता है। The early rishis and ऋषिकाश saw those gods and goddesses as one not separated being। जो शुरुआत के जो ऋषि और ऋषिकाश थे उन्होंने इन देवी देवताओं को एक सिंगल रूप में, मतलब कि एक ही रूप में देखा था, अलग अलग देवी देवताओं के रूप में नहीं देखा था। As one famous hymn put it, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, the existence that is the supreme reality is one but sages give it many names। देखो ये जो लाइन है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, इसका क्या मतलब है कि जो एग्जिस्टेंस है, अब यहाँ पे एग्जिस्टेंस में किसकी बात कर रहे हैं? ये सुप्रीम बीइंग या सुप्रीम रियलिटी की बात कर रहे हैं। सुप्रीम बीइंग मतलब जो सर्वोच्च शक्ति है वो क्या है? वो एक है, लेकिन जो साधु हैं उन्होंने उसे बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। इन दिस वर्ल्ड व्यू some values were especially important, beginning with truth, which was often another name for God। क्या कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड व्यू में कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्या थी? इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। जैसे कि सबकी शुरुआत किससे होती है? ट्रुथ यानी कि सत्य से होती है। और सत्य क्या है यानी कि ट्रुथ क्या है? ये गॉड यानी कि ईश्वर का एक और नाम है, ठीक है। द लास्ट मंत्रास वर्सेस ऑफ द ऋग्वेद ऑल्सो कॉल फॉर यूनिटी अमंग पीपल। जो आखिरी वर्स है यानी कि जो आखिरी मंत्र है किसमें? ऋग्वेद में, ये लोगों के बीच में यूनिटी यानी कि एकता को पुकारता है। कम टुगेदर, साथ आओ, स्पीक टुगेदर, साथ बोलो, कॉमन बी योर माइंड, आपका मस्तिष्क क्या हो? समान हो। मे योर थॉट अग्रीज, आपके जो विचार हों वो एक दूसरे से अग्री करें। यूनाइटेड बी योर पर्पस, आपका पर्पस यानी कि आपका जो लक्ष्य है वो क्या हो? वो यूनिटी हो यानी कि वो एकता हो, आपके जो लक्ष्य हैं वो एक हो। यूनाइटेड योर हार्ट, आपका जो दिल है, आपका जो हृदय है, आपका जो मन है वो एक हो। मे योर थॉट्स बी यूनाइटेड, आपके जो विचार हों वो भी क्या हो? एक हों। सो ऑल में अग्री, ताकि हर कोई अग्री हो सके यानी कि हर कोई उससे राजी हो सके, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है? ये है आपके ऋग्वेद का लास्ट वर्स। वैदिक सोसाइटी, अब हम लोग वैदिक सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जानेंगे कि ये वैदिक समाज क्या होता है। अर्ली वैदिक सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट जनास और क्लैंस दैट इज लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। क्या कह रहे हैं कि जो अर्ली वैदिक सोसाइटी है यानी कि जो शुरुआत का हमारा ये वैदिक समाज है वो कैसे ऑर्गेनाइज था? वो बड़े बड़े जनाओं में बटा हुआ था, ठीक है। जना या क्लैन जो भी कह लो। अब जनास या फिर क्लैन क्या होते हैं? देखो ऐसे समझ लो, कोई एक परिवार है, कोई एक बहुत बड़ा परिवार है, ठीक है, जिसमें दूर के रिश्तेदार, पास के रिश्तेदार, मामा मामी सब कुछ, मतलब जितने भी आपके रिलेटिव हैं वो सब एक साथ रहते हो, ठीक। तो उसको एक तरीके से आप क्लैन या फिर जना कह सकते हो। वैसे ये क्लैन जना थोड़ा सा अलग होता है बट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। चलो, द ऋग्वेद अलोन लिस्ट ओवर 30 जनास, फॉर इंस्टेंस द भारतास, द पुरुष, द कुरुस, द यादूस, द तुर्वासास एक्सेट्रा, ठीक है। जो ऋग्वेद है इसके अंदर क्या? इसके अंदर 30 ऐसे ही जनास हैं, मतलब ये जो ऋग्वेद है ये 30 ऐसे ही जनास में था, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। ईच क्लैन वॉज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट।
जो ये हर एक जो क्लैंस हैं ये किससे एसोसिएटेड थे, ये किससे जुड़े हुए थे, ये किसी एक क्षेत्र से जुड़े हुए थे जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। ठीक, अच्छा देखो अभी इस टाइम पे इंडिया यानी कि जो कंट्री है इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ था, इसलिए आपको इसके अंदर कंट्री का नाम यानी कि इंडिया बहुत कम देखने को मिलेगा, आपको सब कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। ठीक, जहाँ पे भी ये वर्ड आ रहा है सब कॉन्टिनेंट या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो समझ लो ये जो इंडिया वाला एरिया है, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान ये वाला जो एरिया है ना पूरा मिक्स, इसकी बात हो रही है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बर्थ ऑफ बुद्धा है, उससे पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम उस फिगर को भी स्टडी करेंगे। नॉट मच इज नोन ऑफ हाउ दीज जनास गवर्न देयर सोसाइटी। क्या कह रहा है कि भाई ये जो जनास थे ये अपने समाज को कैसे चलाया करते थे, इसके बारे में ज़्यादा तो हमें नहीं पता है। द वेदास ओनली गिव अस अ फ्यू क्लूज। हमें वेदों से कुछ ही क्लूज यानी कुछ ही सबूत इनके बारे में मिलते हैं। दो वर्ड्स लाइक राजा, अ किंग और रूलर, सभा एंड समिति, बोथ ऑफ विच रेफर्स टू अ कलेक्टिव गैदरिंग और असेंबली। क्या कह रहे हैं कि भाई हमको कुछ मतलब जो इन वेद हैं इनके अंदर कुछ क्लूज हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जिससे कि हमें इनके बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। जैसे कि इसमें राजा वर्ड आया है, राजा का मतलब क्या होता है, किंग, रूलर यानी कि कोई राजा कोई शासक। ठीक है, साथ में सभा और समिति ऐसे शब्द आए हैं। ठीक है, और सभा और समिति दोनों किसके लिए इस्तेमाल करा जाता है, दोनों किसके लिए इस्तेमाल करा जाता है, कोई असेंबली होती है उसके लिए इस्तेमाल करा जाता है। जैसे कि जब मैं कहता हूँ राजा की सभा, तो राजा की सभा से आपके दिमाग में क्या आता है कि भाई राजा बैठा होगा, उसके मंत्री यंत्री होंगे, ठीक है, बाकी सब लोग होंगे, है कि नहीं। तो ये ऐसे शब्द हमको ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं, राजा, सभा और समिति। मैनी प्रोफेशंस आर मेंशन इन वैदिक टेक्स्ट। वैदिक टेक्स्ट में कई सारे प्रोफेशन कह सकते हो, कई सारे व्यवसाय भी उनकी भी चर्चा करी गई है। सच एज एग्रीकल्चरिस्ट, वेवर, पोर्टर, बिल्डर्स, कारपेंटर, हीलर, डांसर, बार्बर, प्रीस्ट एक्सेट्रा। जो ये वेद है इनके अंदर कई सारे व्यवसायों की बात करी गई है, जैसे खेती बाड़ी करने वाला, ठीक है, बुनाई करने वाला, बर्तन बनाने वाला मिट्टी के, घर वर बनाने वाला, कारपेंटर यानी कि बढ़ई, हीलर इलाज करने वाला जिसको कि आप डॉक्टर भी कह सकते हो, आज के टाइम पे डॉक्टर कहते हैं, डांसर नृत्य करने वाला, नाच करने वाला, बार्बर बाल काटने वाला, और प्रीस्ट यानी कि पंडित इत्यादि। मतलब हमें कई सारे प्रोफेशंस भी वेदों के अंदर देखने को मिलते हैं, मतलब वेदों के अंदर कई सारे प्रोफेशन की भी चर्चा है। लेट्स एक्सप्लोर। डू यू नो द टर्म फॉर अ सोसाइटी वेयर पीपल सेलेक्ट देयर लीडर? हाउ डू यू थिंक पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम सच अ सिचुएशन? क्या कह रहे हैं कि क्या आपको उस समाज के लिए टर्म पता है जहाँ पे जो लोग हैं वो अपने खुद के लीडर को चुनते हैं? तो वो टर्म होता है डेमोक्रेसी। ठीक है, क्या होता है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र, मतलब जहाँ पर लोग अपने खुद का लीडर चुनते हैं। ठीक, What could happen if they live under leader that they did not choose? क्या होगा अगर वो एक ऐसे नेता के अंदर रह रहे हो जिसको कि उन्होंने नहीं चुना? तो देखो भाई, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आप उस नेता को चुनते हो जिसके विचार आपसे मिलते जुलते हैं, या आपको लगता है कि भाई ये व्यक्ति हमारी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करवा सकता है। ठीक है, डेमोक्रेसी में ऐसे ही इलेक्शन होता है और उसमें लोग इसी तरीके से अपने जो भी लीडर है उसको चुनते हैं। लेकिन मान लो अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के अंदर में रह रहे हो, ऐसा कोई आपका लीडर है जिसको कि आपकी परेशानियों के बारे में कोई जानकारी नहीं, या फिर उसको कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है, तो क्या आप सुखी रह पाओगे? बताओ, क्या आप सुखी रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना। यही होता है इशू, ऐसे लीडर के अंडर रहना, आपके ऐसा लीडर होना जिसको कि आपके बारे में कोई जानकारी ना हो, आपके परेशानियों के बारे में कोई जानकारी ना हो। ठीक, Hint, think back to what you are learning in theme governance and democracy. Write your thoughts in a paragraph of 100 to 150 words. देखो ये ना एक तरीके से ऐसे टाइप का आपसे लिखने को कह रहे हैं कि भाई ऐसा सोच लो कि आप एक ऐसे लीडर के अंदर रह रहे हो, ठीक है, जिसको कि आपने नहीं चुना है। तो इसमें क्या क्या आपको परेशानियां हो सकती हैं, इसमें आपको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है, इसके बारे में आपको 100 से 150 वर्ड्स के बीच में लिखना होगा। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा ऐसे टाइप का लिख दो, हिंदी में भी लिख लो, अगर इंग्लिश नहीं आती है हिंदी में भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। चलिए, वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट, यानी कि अब जो वेदों से जुड़ी हुई विचारधारा है उसको हम लोग
स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो वेदों से जुड़ी और जो वैदिक समाज से जुड़ी हुई विचारधारा है उसको अब हम लोग पढ़ेंगे। वैदिक कल्चर ऑल्सो डेवलप मैनी रिचुअल्स। जो वैदिक कल्चर था यानी कि ये जो हमारी संस्कृति है वेदों की, इसमें कई सारे क्या हुए हैं, रिचुअल्स। रिचुअल्स इनको कहते हैं जो ईश्वरों के लिए किए गए हमारे कर्मकांड होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं रिचुअल्स। ठीक है, कई सारे रिचुअल्स भी क्या हुए हैं इसमें डेवलप हुए हैं। यजना ऑफन रीड एज यज्ञ, यजना जिसको कि यज्ञ के तौर पे भी रीड करने लग गए थे, और इसी से जो यज्ञ शब्द है ना ये आया है। मतलब आज जो हम लोग यज्ञ शब्द का इस्तेमाल करते हैं ये किससे आया है, ये यजना शब्द से आया है, जिसको कि पहले जो लोग हैं वो यज्ञ यज्ञ पढ़ने लग गए और अब हम इसको यज्ञ ही बोलते हैं, नहीं तो इसका ओरिजिनल नाम क्या है, ओरिजिनल नाम है इसका यजना। चलिए, डायरेक्टेड टूवर्ड वेरियस डिएटीज, ये जो कई सारे हमारे देवी देवता हैं उनकी तरफ डायरेक्टेड होता था, यानी कि उनके लिए करा जाता था। फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव बेनिफिट एंड वेलबींग, ये किस लिए करा जाता था, ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति यानी ये किसी व्यक्ति की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, या फिर किसी ग्रुप यानी किसी समूह की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए ये यज्ञ करे जाते थे। ठीक है ना, जैसे कि घर में लड़ाई वड़ाई बहुत होती है तो लोग घर की शांति के लिए यज्ञ कराने लग गए। ठीक, नहीं तो लक्ष्मी के लिए यानी कि घर के अंदर खूब धन संपत्ति है उसके लिए यज्ञ कराने लग गए, या फिर कोई एरिया है, कोई क्षेत्र है जहाँ पे बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही तो उसके लिए यज्ञ कराने लगे कि हे प्रभु खुश हो जाओ, बारिश करा दो। ठीक है ना। डेली रिचुअल्स वर जनरली इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर एंड ऑफरिंग टू अग्नि द डीटी एसोसिएटेड विद फायर, बट दोज रिचुअल बिकेम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन द कोर्स ऑफ टाइम। क्या कह रहे हैं कि भाई जो डेली रिचुअल्स होते हैं, डेली रिचुअल्स का मतलब क्या है, डेली रिचुअल्स का मतलब ऐसे कर्मकांड जिसको आप डेली यानी कि रोज क्या कर सको, परफॉर्म कर सको। ठीक है, तो ये कह रहे जो हमारे ये डेली रिचुअल्स होते हैं ये प्रेयर के फॉर्म में यानी कि प्रार्थना के रूप में हुआ करते थे। ठीक, और लोग साथ में जो अग्नि है यानी कि जो आग है उसको ऑफरिंग दिया करते थे, मतलब आग में प्रसाद को डाला करते थे। और अग्नि कौन है, अग्नि ये वो देवता हैं जो कि आग से जुड़े हुए माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ये आगे ये कह रहे हैं लेकिन समय के साथ साथ ये जो कर्मकांड थे ये धीरे धीरे और भी ज़्यादा क्या हो गए, पेचीदा हो गए। अ ग्रुप ऑफ टेक्स्ट नोन एज उपनिषद बिल्ड अपॉन वैदिक कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोड्यूस्ड न्यू वंस। क्या कह रहे हैं कि भाई कुछ टेक्स्ट यानी कुछ लेखों का समूह है जिनको कि उपनिषद कहा जाता है। ये जो वैदिक कॉन्सेप्ट है ना इन्हीं के ऊपर इनको डेवलप करा गया, यानी कि इन्हीं के ऊपर बनी हैं, और इन्होंने कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को भी इंट्रोड्यूस करा, जैसे कि सच एज रिबर्थ, जैसे कि पुनर्जीवन, टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन। पुनर्जीवन का मतलब क्या होता है कि भाई आप पैदा हुए, आपने पूरा जीवन जिया, आपकी मृत्यु हो गई, फिर से आप पैदा हुए, फिर आपने जीवन जिया, मतलब बार बार जीवन मिलना। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रीबर्थ यानी कि पुनर्जीवन। एंड कर्मा आर एक्शन और दियर रिजल्ट। और क्या था, और था कर्मा। कर्मा का मतलब क्या होता है, कर्म, यानी कि एक कहावत नहीं है हिंदू में, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ उसी की चीज़ कह रहे हैं। कर्म यानी कि आप जो काम करते हो उसका फल कर्मा, यानी कि कर्मा और रीबर्थ, इनको किसने, इनको ये जो उपनिषद है ना इसने एक तरीके से कह सकते हो इंट्रोड्यूस करा है। अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट जनरली नोन एज वेदांता, एवरीथिंग ह्यूमन लाइफ, nature and the universe is one divine essence called Brahman, not to be confused with the god Brahma, or sometimes just tut that two well-known mantras express this in a simple but profound way। देखो क्या इसका मतलब, इसमें ये कह रहे हैं कि भाई एक जो विचारधारा है इसके हिसाब से, जिसको कि हम वेदांता के नाम से जानते हैं, इसके हिसाब से हर एक चीज़, मनुष्य का जीवन, प्रकृति, ब्रह्मांड, ये सब क्या है, ये सब एक ही एसेंस से, ये सब एक ही डिवाइन एसेंस से, यानी कि ये सब जो है वो एक ही है। ठीक है, सब कुछ एक ही चीज़ से, सब कुछ एक ही कह सकते हो दिव्य चीज़ से मिलकर बना हुआ है। और इस डिवाइन एसेंस यानी कि इस एक दिव्य चीज़ को ये क्या कहते थे, ये ब्राह्मण कहते थे। ठीक, क्या बोलते थे, ब्राह्मण कहते थे। अच्छा, ये जो है ब्रह्मन, इसको ब्रह्मा के साथ में यानी जो ईश्वर हैं, देवता हैं, देव ब्रह्मा, उनके साथ में कंफ्यूज मत करना, ये एक अलग चीज़ है ब्रह्मांड, और वो एक अलग चीज़ है। ठीक है ना। चलो, इंग्लिश में आप इसको ब्राह्मण पढ़ते हो, हिंदी में हम इसको ब्रह्मांड कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड।
और समटाइम जस्ट टट दैट टू वेल नोन मंत्र। अच्छा, यहाँ पे एक मंत्र का जिक्र करा गया है जो कि हमारा नेक्स्ट पेज पे है, जो कि इस चीज़ को काफ़ी प्रोफाउंड वे, मतलब बहुत ही सिंपल मंत्र है बट ये काफ़ी प्रोफाउंड वे में हमको ये चीज़ समझाता है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है? आई एम ब्राह्मण, मतलब मैं क्या हूँ? मैं हूँ ब्रह्मांड। दैट इज़ टू से आई एम डिवाइन तत् त्वाम असि, यू आर दैट। इसका मतलब क्या है कि भाई मैं दिव्य हूँ, तुम दिव्य हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम सब एक हैं। जितने भी कण, जितना भी ये ब्रह्मांड, जितनी भी दुनिया है, ये सब क्या है? ये सब एक ही है। The Upanishad also introduced the concept of Atman or self, the divine essence that reside in every being but is ultimately one with Brahman। क्या कह रहे हैं कि जो उपनिषद हैं इन्होंने आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो ये आत्मा है, इसको भी इंट्रोड्यूस करा, यानी कि लोगों को आत्मा के बारे में भी बताया। आत्मा या फिर स्वयं, मतलब क्या है? मतलब आत्मा से इनका मतलब है कि भाई वो दिव्य चीज़ जो कि आपके अंदर मौजूद है और जो क्या होगी? अंत में ब्रह्मांड में जाके मिल जाएगी, उसको इन्होंने आत्मन यानी कि आत्मा नाम दिया। इट फॉलोज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। इसका क्या था भाई? इसका ये मतलब था कि इस दुनिया में हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है और हर एक चीज़ एक दूसरे पर निर्भर करती है। दिस एक्सप्लेन अ कॉमन प्रेयर दैट बिगेन्स विथ सर्वा भवन्तु सुखिनाम और मे ऑल क्रिएचर्स बी हैप्पी। ठीक है, इससे भाई ये हमको एक कॉमन सी प्रेयर है वो समझाती है, जो कि शुरुआत होती है सर्व भवन्तु सुखी नाम से, जिसका मतलब क्या होता है कि भाई जितने भी क्रिएचर हैं, जितने भी जीव हैं, वो सभी क्या हों? सुखी रहें। एंड गोज ऑन विश देम ऑल टू बी फ्री फ्रॉम डिसीज एंड सॉरो। और ये जो प्रार्थना है इसके बाद में ये आगे उन सभी को बीमारियों से और दुखों से मुक्त रहने की इच्छा करती है। थिंक अबाउट इट। Have you heard or read any other story that conveys any important message? What value did it teach you? क्या कह रहे हैं कि क्या आपने कोई और कहानी सुनी या फिर पढ़ी है जो कि आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देती हो? तो आप सभी ने इससे छोटे क्लासेस में एम्प्टी सब्जेक्ट्स जरूर पढ़ा होगा, मोरल लेसन जिसको भी कहते हैं, शायद आपके हायर क्लासेस में भी हो। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर कई सारी स्टोरीज होती हैं जिससे कि हमको बहुत से स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है ना? तो आप उन्हीं में से किसी एक स्टोरी के बारे में यहाँ पे बता सकते हो। अर्ली इन दी फर्स्ट मिलेनियम BCE सेवरल स्कूल ऑफ थॉट ग्रू आउट ऑफ वेदास। क्या कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट मिलेनियम यानी कि 1000, यहाँ पे ये 1000 BCE की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 1000 BCE की बात कर रहे हैं कि भाई 1000 BCE की शुरुआत में जो हमारे वेदास थे, इससे कई सारी विचारधाराएं उत्पन्न हुई, यानी कि पैदा हुई। वन ऑफ देम वॉज योगा। उनमें से एक क्या थी? उनमें से एक थी योगा, विच डेवलप मैथड इंटेंडेड टू अचीव द रियलाइजेशन ऑफ ब्राह्मण एंड वंस कॉन्शियसनेस। ठीक है, जो योगा था इसका क्या लक्ष्य था? इसका लक्ष्य ये था कि भाई ये एक तरीके से एक तरीका था जिससे कि इंसान खुद को और ब्रह्मांड को एक कर सकता है, ठीक है ना? जिससे कि इंसान जो है वो ब्रह्मांड के साथ में एक हो सकता है। टुडे दी स्कूल ऑफ थॉट्स बिकेम द फाउंडेशन ऑफ व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। साथ में टुगेदर यानी कि साथ में ये जो विचारधाराएं थीं, ये हिंदुइज्म की नींव पड़ी। एक चीज़, इस हिंदुइज्म को और आज जिस हिंदुइज्म वर्ड का यूज़ करा जाता है ना, उसको आप कंफ्यूज मत करिएगा। ये हिंदुइज्म हमारे वेदों से जुड़ा हुआ है, जबकि आज का जो हिंदुइज्म है वो एक एंटायरली डिफरेंट कह सकते हो स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है? दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस हिंदुइज्म को उस हिंदुइज्म से बिल्कुल भी कनेक्ट आप मत करिएगा, ठीक? बुद्धिज्म, other school of thought also emerged which did not accept the authority of Vedas and developed their own system. One of them is Buddhism. क्या कह रहे हैं कि जिस समय ये जो वेद और जो वैदिक सोसाइटीज़ डेवलप हो रही थी, उसी टाइम पर कई और विचारधाराएं भी हमारी आई, जिन्होंने वेदों की जो कह सकते हो अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करा। मतलब कई सारी विचारधाराएं ऐसे भी आई जो कि वेदों से काफ़ी ज़्यादा अलग थी, ठीक? उन्हीं में से एक क्या है? बुद्धिज़्म है। अबाउट 2.5 मिलेनियम अगो अ यंग प्रिंस
नेम सिद्धार्थ गौतमा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी। क्या कह रहे हैं कि भाई यही कोई तकरीबन 2.5 मिलेनियम अगो, 2.5 का मतलब हो गया यही कोई 2500 साल पहले, ठीक है। एक यंग प्रिंस हैं जिनका नाम है सिद्धार्थ गौतम, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, जो कि आज का किस में आता है, नेपाल में आता है, ठीक है। लुम्बिनी जो है वो आज के टाइम पे नेपाल में आता है, ठीक। यहाँ तक हम लोग अभी पढ़ के समझ लेते हैं, फिर जो पीछे की स्टोरीज है ना इनको पढ़ लेंगे। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स they use, scholars have come up with widely different conclusion as regards the precise year of his birth। क्या कह रहे हैं कि भाई स्रोतों मतलब जो भी इनको स्रोत मिले हैं सिद्धार्थ के जन्म से जुड़े हुए, उनसे कह सकते हो कि भाई कंक्लूजन निकाल के ये जो स्कॉलर्स हैं ये काफ़ी डिफरेंट कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि भाई इनका जो प्रिसाइज ईयर है वो क्या हो सकता है जन्म का, ठीक। मतलब ये एग्जैक्टली किस साल में इनका जन्म हुआ इसके बारे में हमें कोई खास पुख्ता जानकारी नहीं है। इन चैप्टर 4 वी चोज 560 BCE एज द अप्रोक्सीमेट ईयर। चैप्टर 4 में हमने 560 BCE को अप्रोक्सीमेट यानी कि लमसम साल के रूप में लिया था, जब हम ये मानते हैं कि हाँ भाई इस वर्ष में शायद इनका जन्म हुआ हो। इन एनी केस इट मेक्स नो डिफरेंट टू आर स्टोरी है। आप क्या कह रहे हैं कि भाई जो ये हैं सिद्धार्थ ये किस वर्ष में जन्म हुए हैं, इसका असल में हमारी जो कहानी है उस पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम स्टोरी को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे कुछ और स्टोरीज़ हैं, इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, मैनी स्टोरीज फ्रॉम उपनिषद टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन वेदर दीज क्वेश्चंस कम फ्रॉम मैन वुमेन और चिल्ड्रन। क्या कह रहे हैं कि भाई उपनिषद में क्या थी, कई सारी कहानियाँ थी, ठीक। और ये जो कई सारी कहानियाँ हैं ये हमको सवाल पूछने के महत्व के बारे में बताती हैं, ठीक है। इससे मतलब नहीं कि सवाल किससे आ रहा है, स्त्री से, पुरुष से, बच्चे से, किससे आ रहा है, इससे मतलब नहीं, सवाल पूछने के महत्व के बारे में ये कहानियाँ हमको बताती हैं, ठीक है। चलो, श्वेतकेतु एंड द सीड ऑफ रियलिटी, छंदोगया उपनिषद, चंदू, अच्छा सही है, छंदोगया उपनिषद। चलो, ऋषि, एक सेकंड, यहाँ पे सही है। ऋषि उदालका अरुणी सेंट हिज सन श्वेतकेतु टू अ गुरुकुल टू लर्न द वेदा। एक ऋषि हैं जिनका नाम है उदालका अरुणी, इन्होंने अपने बेटे जिसका नाम है श्वेतकेतु उसको गुरुकुल में भेजा। गुरुकुल क्या है भाई, आज के टाइम पे जैसे स्कूल है ना, पहले के टाइम पे गुरुकुल हुआ करते थे, लोग वहाँ जाते थे सीखने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने अपने बेटे श्वेतकेतु को कहाँ भेजा, गुरुकुल भेजा, ताकि वो वेदों को सीख सके। When Shwetaketu returned 12 years later, his father realized he had become very proud of his learning। क्या है इसका मतलब कि भाई जब श्वेतकेतु 12 वर्ष बाद लौटा तो उसके पिता को यह आभास हुआ कि जो श्वेतकेतु है उसे कहीं ना कहीं क्या हो गया है, अपने पढ़ाई पे कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया है, कुछ ज़्यादा ही गर्व हो गया है। सो उदालका टेस्टेड हिम विद क्वेश्चंस ऑन द नेचर ऑफ ब्रह्मांड। तो उदालका ने फैसला किया कि वो इनकी परीक्षा लेंगे, किसकी, अपने बेटी श्वेतकेतु की परीक्षा लेंगे ब्रह्मांड से जुड़े हुए सवालों पर, विच श्वेतकेतु कुड नॉट आंसर, जिनके जवाब ये जो श्वेतकेतु है ये नहीं दे पाया। उदालका प्रोसीड टू एक्सप्लेन हाउ ब्रह्मांड दो इनविजिबल इज एवरीवेयर जस्ट एज द सीड ऑफ अ बनाना फ्रूट सीम्स एम्प्टी when you open it but already contains the future banana tree, or just as all kinds of different pots can be made out of some clay। क्या कह रहे हैं कि जो उदालका हैं उसके बाद में इन्होंने अपने बेटे को ब्रह्मांड के बारे में समझाया। उन्होंने बताया कि भाई ब्रह्मांड हर जगह है, ब्रह्मांड जो है वो हर जगह है लेकिन अदृश्य है, हमको दिखता नहीं। जिस प्रकार बनाना यानी कि केला का जो केले के पेड़ का जो बीज होता है वो खाली होता है, अगर आप उसको खोल के देखोगे, लेकिन उसमें भविष्य का एक केले का क्या है, पेड़ निहित है। और जिस प्रकार से मिट्टी से आप अलग अलग प्रकार के बर्तनों को बना सकते हो, सिमिलरली उसी प्रकार से एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ इमर्ज्ड फ्रॉम सेम एसेंस। उसी प्रकार से हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सभी एक ही एसेंस से बनी हैं, ब्रह्मांड, यानी वो सभी एक ही चीज़ से बनी हैं जो कि क्या है, ब्रह्मांड।
ही कंक्लूडेड हिज टीचिंग विद दीज वर्ड्स, उन्होंने अपनी इस टीचिंग को इन शब्दों के साथ में अंत किया। एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ दिस सटल एसेंस, हर चीज़ के अंदर ये जो एसेंस हैं, ये जो कह सकते हो अणु हैं, ये मौजूद हैं। यू आर दैट श्वेत केतु, और तुम भी वही हो श्वेत केतु। चलो, तो ये हमारी स्टोरी नंबर 1 खत्म हो गई। नेक्स्ट हमारी क्या है, एक कथा उपनिषद से एक स्टोरी है जो कि है नचिकेता एंड हिज क्वेस्ट। वंस अ मैन वॉज गिविंग अवे ऑल हिज पोजेशन इन अ रिचुअल, एक बार की बात है, एक आदमी अपना सब कुछ रिचुअल में यानी कि पूजा के कर्मकांड में दे रहा था। एज हिज सन Nachiketa kept asking him which god he would be offered to, and father became angry and answered, I give you to Yama, that is to the god of death. जो इसका बेटा है नचिकेता, ये क्या है, ये अपने पिता से बार बार पूछ रहा था कि जो नचिकेता है यानी कि जो बच्चा है, ये किस देवता को इनके पिता ऑफर करने वाले हैं। तो पिता गुस्से में आ गए और जवाब दिया कि मैं तुमको यमा को दूंगा, यानी यमराज को मैं तुमको दूंगा, जो कि मृत्यु के देवता हैं। नचिकेता देन प्रोसीड टू यमास वर्ल्ड, नचिकेता जो है इसके बाद में यमा की दुनिया की तरफ यानी यमराज की दुनिया की तरफ जाते हैं, यमलोक की तरफ जाते हैं। एंड आफ्टर अ लॉन्ग वेट मीट द माइटी गॉड, और बहुत लंबे इंतज़ार के बाद में इनकी मुलाकात किनसे होती है, यमराज से होती है। वन क्वेश्चन वॉज ऑन हिज माइंड, इनके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, वॉट हैपेंड आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉडी, शरीर का क्या होता है मृत्यु के बाद। यमा ट्राई टू अवॉइड आंसरिंग, यमा ने कोशिश करी कि वो इसका जवाब क्या करे, ना दे। बट द बॉय परसिस्टेड, लेकिन जो लड़का था उसने हार नहीं मानी और वो लगा रहा। प्लीज यमा एक्सप्लेन दैट द आत्मा और द सेल्फ इज हिडन विद इन ऑल क्रिएचर्स। इसके इस प्रकार से हार ना मानने को देखकर जो यमराज थे वो बहुत ही प्लीज हुए, यानी कि बहुत ही खुश हुए, और उन्होंने बच्चे को समझाया कि जो आत्मा है यानी कि जो ये सेल्फ है यानी कि जो स्वयं है, ये हर जीव के अंदर छिपा होता है। इट इज़ नीदर बॉर्न नॉर डज इट डाई, ना ही इसका जन्म होता है और ना ही इसकी मृत्यु होती है। इट इज़ इमॉर्टल, ये अमर है। हैविंग एक्वायर्ड दिस प्रोफाउंड नॉलेज, नचिकेता रिटर्न टू हिज फादर हु वेलकम हिम जॉयफुली। ये जो प्रोफाउंड यानी कि ये जो इतना गहन ज्ञान था, इसको पाने के बाद में जो नचिकेता है वो अपने पिता के पास में लौटता है, जो कि उसका बहुत स्वागत करते हैं, खुशी के साथ स्वागत करते हैं। ठीक है, बहुत नहीं खुशी के साथ स्वागत करते हैं। द डिबेट ऑफ गार्गी एंड यज्ञवल्क्य, यानी कि गार्गी और यज्ञवल्क्य के बीच में एक डिबेट हुआ है, उसकी स्टोरी यहाँ पे दी हुई है। वंस द वाइस किंग जनक अनाउंस्ड अ प्राइज फॉर द विनर ऑफ अ फिलोसॉफिकल डिबेट। एक बार की बात है, एक राजा था जिनका नाम था जनक। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो अक्लमंद राजा थे, बहुत ही समझदार राजा थे। तो इन्होंने एक फिलोसॉफिकल डिबेट करवाया, ठीक, और जीतने वाले के लिए प्राइज इन्होंने अनाउंस करा। यज्ञवल्क्य a renowned rishi came to the king's court and defeated many scholars until Gargi a Rishika asked him a series of questions on the nature of the world। क्या कह रहे हैं कि भाई यज्ञवल्क्य नाम के एक बहुत ही मशहूर ऋषि थे जो कि राजा की सभा में आए और इन्होंने कई विद्वानों को हराया। ठीक है, फिर उसके बाद में गार्गी जो कि एक ऋषिका थी, ऋषिका किनको कहते हैं, जो फीमेल साधु होते हैं उनको ऋषिका कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो महिला साधु साध्वी होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग ऋषिका बोलते हैं। तो ऋषिका ये एक थी गार्गी, इन्होंने जो दुनिया है इसके नेचर पर कई इनसे क्या करे, सवाल करे। एंड फाइनली ऑन द नेचर ऑफ ब्रह्मांड, और उसके बाद में उन्होंने ब्रह्मांड के नेचर पर इनसे क्या करे, कई सवाल करे। एट दैट पॉइंट यज्ञवल्क्य आस्क हर टू स्टॉप आस्किंग फर्दर क्वेश्चंस। इस पॉइंट पर जो यज्ञवल्क्य हैं, इन्होंने ये जो ऋषिका हैं गार्गी, इनसे कहा कि अब ये और सवाल पूछना बंद कर सकती हैं। लेटर हाउएवर Gargi resumed her questions and Yajnavalkya went on to explain how Brahman is what makes the world, the seasons, the rivers and everything else possible.
बाद में जो गार्गी हैं इन्होंने अपने सवालों को रिज्यूम करा, मतलब इन्होंने अपने सवालों को फिर से पूछना शुरू करा। तो ये जो याज्ञवल्क्य थे इन्होंने फिर समझाया कि जो ब्रह्मांड है वो किस प्रकार से दुनिया, मौसम, नदियाँ और हर चीज़ को बनाता है। ठीक है, तो वो हमारी क्या थी, 3 स्टोरीज थी जो कि हमारे डिफरेंट आपको उपनिषद में देखने को मिल जाएंगी। ठीक, अच्छा ये जो गार्गी वाली स्टोरी है ये आपको रामायण में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमारी सिद्धार्थ गौतम की स्टोरी क्या होती है, स्टार्ट होती है। एज द स्टोरी गोज देन सिद्धार्थ गौतमा ग्रू अप लिविंग अ प्रोटेक्टेड लाइफ इन दी पैलेस। क्या कह रहे हैं कि भाई कहानी कुछ इस प्रकार है कि जो सिद्धार्थ गौतम है ये एक पैलेस यानी कि ये एक महल के अंदर बहुत ही प्रोटेक्टेड लाइफ, प्रोटेक्टेड का मतलब ये है कि भाई इनके जो पिता थे, इनके जो कह सकते हो संबंधी थे, वो इनको कभी भी कुछ बुरा या फिर कुछ खराब या गलत देखने को नहीं देते, बहुत ही इनका ध्यान रखा जाता था। तो ये एक महल के अंदर बहुत ही प्रोटेक्टेड लाइफ जिया करते थे। One day, at the age of 29, he asked to be driven through the city in a chariot, and for the first time in his life came across an old man, a sick man, and a dead body. क्या कह रहे हैं कि भाई एक दिन 29 वर्ष के जब ये थे तो इन्होंने कहा कि इनको रथ में पूरे शहर में क्या करा जाए, घुमाया जाए। तो अपने जीवन में पहली बार इनकी मुलाकात, मतलब अपने जीवन में पहली बार ये इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और एक मृत शरीर को देखा। ही ऑल्सो सॉ एन एसेटिक हु अपीयर टू बी हैप्पी एंड एट पीस। इन्होंने एक एसेटिक को देखा। एसेटिक किसको कहते हैं? एसेटिक हम उन लोगों को कहते हैं जो कि समाज से दूर, ठीक है, एकदम समाज से हटकर अपना जीवन जीते हैं, साधुओं की तरह अपना जीवन जीते हैं। ठीक है, जिनको देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इन्होंने एक एसेटिक को देखा और देखा कि वो कितना ज़्यादा खुश है और कितना ज़्यादा शांति में है। फॉलोइंग दिस एक्सपीरियंस सिद्धार्थ डिसाइडेड टू गिव अप हिज पैलेस लाइफ, लिविंग बिहाइंड हिज वाइफ एंड सन। इस एक्सपीरियंस के बाद में, यानी कि उनको ये जो अनुभव हुआ है, इसके बाद में सिद्धार्थ ने अपना महल का जीवन छोड़ दिया, अपनी पत्नी और अपने बेटे को भी ये पीछे छोड़ गए। ट्रैवलिंग ऑन फुट एज एन एसेटिक, और पैरो मतलब एसेटिक की तरह, यानी कि सब कुछ जो त्याग के जाने वाले जो साधु संत हैं उनकी तरह ये पैरों से सफ़र करने लगे। मीटिंग अदर एसेटिक्स, और जो बाकी साधु हैं उनसे ये मिलने लगे। एंड स्कॉलर्स, और जो बाकी साधु और विद्वान हैं उनसे इनकी मुलाकात होने लगी। ही सर्च फॉर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ। उन्होंने मनुष्य जीवन के अंदर जो ये सफरिंग है, ये जो पीड़ा है, इसका कारण क्या है, इसका जड़ से कारण क्या है, उसको खोजना शुरू कर दिया। आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर मैनी डेज अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया टुडे इन बिहार, ही अटेन एनलाइटनमेंट। ही रियलाइज दैट अविद्या, ignorance and attachment are the source of human suffering and conceived a method to remove these two causes। क्या कह रहे हैं कि भाई कई दिनों तक पीपल के पेड़ के नीचे, जो कि बोध गया में था, और ये बोध गया कहाँ पर है, आज के बिहार के अंदर आता है। तो यही कह रहे हैं कि भाई पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक मेडिटेशन करने के बाद, यानी कि कई दिनों तक ध्यान लगाने के बाद इनको अंत में ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उनको ये रियलाइज़ हुआ, उनको ये पता चला कि भाई जो अविद्या है, अविद्या मतलब इग्नोरेंस, और जो दुनिया के प्रति जो ये अटैचमेंट है, यानी कि दुनिया से ये जो लगाव है, यही मतलब मनुष्य की जो परेशानी है उसका क्या है, स्रोत है। और साथ ही में इन दो कारणों से कैसे बचा जा सके, इसका भी इन्होंने तरीका निकाला। सिद्धार्थ देन बिकेम नोन एज बुद्धा। सिद्धार्थ को तब से बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। विच मीन्स द इनलाइटेंड और द अवेकन वंस। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा कोई जिसको कि ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जो कि इनलाइटेंड है, जो कि जग चुका है, ठीक है, जो कि अब अवेकेंड है। द बुद्धा स्टार्टेड टीचिंग what he has realized, including the idea of ahimsa, which is generally translated as non-violence but originally means not hurting or nor injuring। क्या कह रहे हैं कि भाई बुद्धा ने अपनी टीचिंग स्टार्ट करी, ठीक है, जो भी इन्होंने रियलाइज़ किया, जो भी इनको ज्ञान की इनकी प्राप्ति हुई, उसको इन्होंने दूसरों को सिखाना शुरू किया, उसकी टीचिंग दूसरों को देनी शुरू करी। ठीक, साथ ही में वो अहिंसा का आइडिया भी दूसरों को देते।
अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। ठीक है, नॉन वायलेंस मतलब कि कोई भी हिंसा ना करना। लेकिन इसका जो ओरिजिनल मतलब था वो ये था किसी को भी किसी प्रकार से कोई भी चोट ना पहुंचाना, किसी को भी किसी प्रकार से कोई भी दर्द ना देना। He also insisted on sincere inner discipline। साथ ही में उन्होंने इनर डिसिप्लिन यानी कि आपके अंदर के अनुशासन पर भी ध्यान देने को बोला। द फॉलोइंग सेइंग ऑफ हिज एक्सप्रेसेस दिस सिंपली। इनकी यहाँ पे कुछ सेइंग दी हुई है, मतलब इनकी कुछ बातें दी हुई हैं जो कि ये लिखी हुई हैं, जो कि इनकी इन्हीं भावनाओं को और अच्छे से दर्शाता है। नॉट बाय वाटर इज वन मेड प्योर though many people may bathe here in the sacred river, but one is pure in whom truth and dharma reside. Conquering oneself is greater than conquering 1,000 men on the battlefield of 1,000 times. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई पानी में नहाने से कोई पवित्र नहीं होता, क्योंकि हजारों लोग पवित्र नदियों में नहाते हैं। पवित्र कौन है? पवित्र वो है जिसके अंदर सत्य है और जिसके अंदर धर्म का वास है। ठीक है, मतलब इनके हिसाब से पवित्र कौन है? पवित्र वो है जिसके अंदर सत्य और धर्म का वास है। खुद पर विजय पाना यानी कि खुद को कॉन्कर करना, ये काफ़ी ज़्यादा महान है और बड़ा है रणभूमि पे हजारों लोगों पर विजय पाने से। ठीक है, मतलब एक तरीके से इन्होंने खुद पर काबू पाना, खुद पे विजय पाने को इन्होंने क्या बताया? उच्च बताया। किससे? युद्ध से। द बुद्धा फाउंडेड द संघा। बुद्धा ने संघा की स्थापना करी। अ कम्युनिटी ऑफ भिक्षुक और मंक एंड लेटर भिक्षुनी और नन, जो कि क्या थी? जो कि एक कम्युनिटी थी, यानी कि एक समूह था भिक्षुकों का। ठीक है, और मंक्स का। बाद में इनमें भिक्षुनी भी ऐड हो गई। भिक्षुनी कौन थी? नन, यानी कि जो फीमेल साधु होती हैं उनको हम भिक्षुनी कहते हैं। ठीक, अच्छा, ये जो वर्ड है ना भिक्षुक और भिक्षुनी, इनका उस टाइम पे कुछ और मतलब था, बट आज कुछ और मतलब है। भिक्षुक आज के टाइम पे किसको कहते हैं? जो कि क्या करता है? जो कि भीख मांगता है। ठीक, उसको भिक्षुक कहा जाता है। ठीक, उस टाइम पे यानी कि जब ये सिद्धार्थ थे तो उनके टाइम पे भिक्षुक शब्द का अर्थ एकदम अलग था। तब क्या अर्थ था? तब इस शब्द से अर्थ था कि भाई एक ऐसा साधु जिसने समाज को त्याग दिया है, जिसे समाज से कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और वो लोगों के घर जाकर क्या करता था? कुछ भोजन की प्रार्थना करता था। ठीक है, और लोग उसको जो देते थे वो उसी से संतुष्टि से अपना पेट भर लिया करता था। ठीक है ना, उसको भिक्षुक कहा जाता था। मतलब पहले के टाइम पे जो भिक्षुक था वो कौन थे? वो साधु संत थे, वो साधु संत थे। ठीक है, लेकिन अब इस शब्द का एकदम ही अलग मतलब है। चलिए, हु डेडिकेटेड देमसेल्फ टू प्रैक्टिसिंग एंड स्प्रेडिंग हिज टीचिंग। ये जो भिक्षुक भिक्षुनी थे ये कौन थे? ये वे लोग थे जिन्होंने खुद को ये जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं इनको समझने में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना सब कुछ दे दिया। हिज इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया एंड इंडीड द होल ऑफ द एशिया वॉज इनॉर्मस एंड वी विल डिस्कवर लेटर इट इज स्टिल परसेप्टाइल टुडे। क्या कह रहे हैं कि भाई जो बुद्ध थे इनकी जो इन्फ्लुएंस थी, मतलब इनकी जो छाप है वो भारत पे और पूरे एशिया पर देखने को मिलती है। इनकी जो छाप है वो बहुत ज़्यादा क्या थी? बड़ी थी। मतलब इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे कह सकते हो लोगों को प्रभावित करा है। ठीक, और आज भी इन्होंने जो सिखाया है आज भी लोग उसकी क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर डिस्कस द वे बुद्धा इज डिपिक्टेड इन द अबव पैनल। क्या कह रहे हैं कि भाई ऊपर के पैनल में बुद्धा को कैसे डिपिक्ट करा गया है। तो ये आप देख सकते हो बीच में कौन है? ये बीच में बुद्धा खड़े हुए हैं। ठीक, आसपास के लोगों ने इन्होंने गहना पहन रखा है और काफ़ी सारे चीज़ें ले रखी हैं, काफ़ी लग्जूरियस कपड़े हैं, लेकिन इन्होंने सिंपल से क्या पहन रखी है भाई? ड्रेस पहन रखी है। ठीक है ना, और इनके हाथ में कह सकते हो कुछ फल या फिर अनाज है जो कि इनको इन लोगों ने दिया होगा, और साथ ही में ये बाकियों को ज्ञान दे रहे हैं। ठीक, Can you name some state of India or some other countries where Buddhism is a major religion even today? Try to plot these on the world map.
क्या कह रहे हैं कि भाई क्या आप भारत के कुछ राज्यों या फिर आप दुनिया के कुछ देशों के नाम बता सकते हो जहाँ पे जो बुद्धिज़्म है वो क्या है, आज एक काफ़ी बड़ा धर्म है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, बुद्धिज़्म कभी भी धर्म नहीं था। जिनको लगता है कि बुद्धिज़्म असल में एक धर्म है, वो गलत है। बुद्धिज़्म क्या थी? बुद्धिज़्म एक विचारधारा थी। ठीक है दोस्तों, बुद्धिज़्म कोई धर्म नहीं था, ये एक विचारधारा थी। ठीक, लोगों ने आज इसका कुछ और मतलब निकाल दिया है, पर ये कभी धर्म नहीं था, ये एक विचारधारा थी। सेम चीज़ आज के समय में जो धर्म है, अलग अलग हिंदू, मुस्लिम, जो अलग अलग आपको धर्म देखने को मिलते हैं, ये भी किसी समय में क्या थे? विचारधारा थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इनको धर्म में परिवर्तित कर दिया, धर्म में बदल दिया। ठीक है ना दोस्तों, ये सभी विचारधारा से ही शुरू हुए थे। चलिए, क्या कह रहे हैं कि भाई आपको वर्ल्ड मैप में कुछ देशों के बारे में बताना है जहाँ पे बुद्धिज़्म क्या है, काफ़ी एक मेजर रिलीजन है। तो कई सारे कंट्रीज है, जैसे कि इंडिया में बुद्धिज़्म काफ़ी है, नेपाल के अंदर है, ठीक है, म्यांमार के अंदर है, चाइना के अंदर है, बहुत सारी जगहों पे बुद्धिज़्म क्या है, हमारा एक मेजर रिलीजन है। ठीक दोस्तों, चलिए अब हम लोग जैनिज़्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे बुद्धिज़्म है वैसे ही सेम क्या है, ये जैनिज़्म है। ठीक है ना। Jainism is another important school of thought that became widespread at the same time, although its roots are said to be much more ancient. क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो जैनिज़्म है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है, जो कि बुद्धिज़्म के टाइम पे कह सकते हो, जिस टाइम बुद्धिज़्म मशहूर हुआ था उसी टाइम ये भी काफ़ी ज़्यादा क्या हुई है, फैली है। लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है, यानी कि जो जैनिज़्म है वो काफ़ी लंबे समय से क्या आ रहा है, चला आ रहा था। Just like Siddhartha Gautama, Prince Vardhaman was born into a royal family in the earliest 6th century BCE. क्या कह रहे हैं कि भाई सिद्धार्थ गौतम की तरह जो राजकुमार वर्धमान है, इनका जन्म भी एक शाही परिवार में हुआ था 6th सेंचुरी यानी 600 BCE के शुरुआत में। His birthplace was near the city of Vaishali in modern day Bihar. क्या कह रहा है कि इनका जो बर्थ प्लेस है वो क्या है, वो वैशाली के करीब था। और वैशाली आज के कहाँ पे आता है, बिहार में आता है। देखो दोस्तों, आज बिहार के बारे में भले ही लोग क्या बोलते हों, लेकिन किसी टाइम पे बिहार वो जगह है जहाँ से बहुत बड़े बड़े विद्वान आए हैं। ठीक है ना, बहुत ही जाने माने बड़े बड़े विद्वान बिहार से आए हैं। ठीक है, तो जो लोग बिहार के बारे में ये सोचते हैं कि अरे बिहार में तो कुछ भी नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे कई लोगों की सोच है, मैंने देखी ऐसे कई लोगों की सोच है, वो एकदम गलत है। उनसे आप यही कहिए कि भाई जाओ इतिहास पढ़ो, तुमको पता चलेगा कि बिहार ने हमारे देश और दुनिया को कितने महान विद्वान दिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एट द एज ऑफ 30 यानी 30 वर्ष की उम्र में ही डिसाइड टू लीव हिज होम एंड गो इन अ सर्च ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। क्या कह रहे हैं भाई, 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने घर को छोड़कर आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जाने का फैसला करा। ही प्रैक्टिस्ड एन एसेटिक डिसिप्लिन एंड आफ्टर 12 ईयर्स अचीव्ड इनफाइनाइट नॉलेज और सुप्रीम विजडम। क्या कह रहे हैं कि 12 वर्षों तक इन्होंने एसेटिक डिसिप्लिन क्या होता है, साधु संतों की तरह दुनिया से एकदम अलग, समाज से एकदम अलग बैठे रहना। ठीक है, ध्यान लगाना, उसी को हम कहते हैं एसेटिक डिसिप्लिन। तो इन्होंने 12 सालों तक एसेटिक डिसिप्लिन को फॉलो करा। ठीक है, और 12 वर्ष बाद इनको अनंत ज्ञान या कह सकते हो सुप्रीम विजडम यानी कि सर्वोच्चम ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही बिकेम नोन एज महावीरा और ग्रेट हीरो एंड स्टार्टेड प्रीचिंग व्हाट ही हैड रियलाइज्ड। इनको महावीर, मतलब ये जो है ये महावीरा के नाम से, महावीर के नाम से और ग्रेट हीरो के नाम से जाने लगे। और इन्होंने जिस चीज़ की भी इनको अनुभूति हुई उसके बारे में प्रीच करना यानी कि लोगों को बताना, लोगों को सिखाना शुरू करा। डोंट मिस आउट द वर्ड जैन और जैना कम फ्रॉम जीना मीन्स कॉन्करर। दिस डज नॉट refers to the conquest of the territory or enemy but to the conquest of ignorance and attachment so as to reach enlightenment। क्या कह रहे हैं कि जो शब्द है जैन या जैना, इसका मतलब होता है जीना। ठीक है, जीना शब्द का अर्थ होता है कॉन्करर। कॉन्करर किसको कहते हैं, विजय पाने वाला। लेकिन यहाँ पे ये जो शब्द है कॉन्करर यानी कि विजय पाने वाला, इसका संबंध भूमि से नहीं या शत्रुओं से नहीं
बल्कि किससे है? इसका संबंध है अज्ञानता से, इसका संबंध है अटैचमेंट से, यानी कि संबंधों से। ठीक है, तो यहाँ पे जो शब्द है जैन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जिसने अज्ञानता पर और जिसने संबंधों पर क्या कर ली है? विजय पा ली है, और ज्ञान किसको क्या हुई है? प्राप्ति हो गई है। जैन टीचिंग्स इंक्लूड अहिंसा, अनेकंतवड़ा एंड अपरिग्रह। जो जैन टीचिंग्स हैं इनके अंदर अहिंसा थी। अहिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा नहीं करना, मतलब किसी को चोट नहीं पहुंचाना, किसी को दर्द नहीं पहुंचाना। ठीक है। अनकंतवड़ा, अनकंतवड़ा का मतलब होता है ओपन माइंडेड, यानी कि अपने मन को, अपने मस्तिष्क को हमेशा खोल कर रखना। मतलब ये है एक तरीके से कि भाई किसी एक चीज़ को देखने के क्या हो सकते हैं? बहुत से नज़रिए हो सकते हैं। उस एक चीज़ के प्रति लोगों की बहुत सारी क्या हो सकती है? विचारधारा हो सकती है। तो सभी को एक तरीके से एक्सेप्ट करना। एंड अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? कि जीवन में जो भी बेकार चीज़ें हैं उनको त्याग दो। ठीक, सिर्फ उतनी ही चीज़ों से संबंध रखो जो कि आपके जीवन में ज़रूरी है, बाकी सबको त्याग दो। These ideas share to a large extent with Buddhism। ये जो आइडियाज़ हैं, ये जो विचार हैं, ये काफ़ी हद तक कैसे हैं? बुद्धिज़्म जैसे हैं। एंड द वेदांतिक स्कूल ऑफ थॉट, और जो वेदांतिक विचारधारा है उसकी तरह हैं। आर सेंट्रल टू इंडियन कल्चर। ये क्या है भाई? ये इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति के सेंटर हैं, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो केंद्र हैं। The first may be illustrated by this saying of Mahavira: all breathing, existing, living sentient creatures should not be slain, nor treated with violence, nor abused, nor tormented, nor driven away। महावीर ने कुछ सेइंग कही है, मतलब महावीर ने कुछ बातें कही हैं जो कि यहाँ लिखी हुई हैं कि हर एक चीज़ जो कि सांस ले रही है, जो कि जीवित है, और जिसमें सेंटिएंट किसको बोलते हैं? ऐसे जीव को बोलते हैं जिसमें खुद के लिए सोचने समझने की, जिसमें संसार के लिए, दूसरों के लिए सोचने समझने की क्या हो? शक्ति हो। सेंटिएंट बीइंग यानी कि वो बीइंग जिसमें क्या हो? एक तरीके से कह सकते हो जो कि खुद के बारे में, संसार के बारे में सोच सके। ठीक है, तो ये क्या है कि भाई जितनी भी सांस लेती हुई जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, जिनमें सही गलत के बारे में फैसला करने की बुद्धि है, इन सभी को ना ही मारना चाहिए, ना ही इनको हिंसा के साथ में इनके साथ में पेश आना चाहिए, ना ही इनका शोषण करना चाहिए, और ना ही इनको परेशान करना चाहिए, ना ही तो इनको भगाना चाहिए। लेट अस डिफाइन द लास्ट टू इन सिंपल टर्म्स। चलिए हम आखिरी के दो को साधारण शब्दों में समझाते हैं। तो ये दोनों तो मैंने अभी आपको समझाई दिए हैं कि भाई ये अनकंतवड़ा और ये अपरिग्रह, इन दोनों का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ये दोनों मैंने अभी आपको सिखा दिए हैं। चलो, जैनिज्म ऑल्सो इंसिस्ट ऑन द इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल क्रीचर्स फ्रॉम ह्यूमन्स टू इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स एज दे सपोर्ट ईच अदर एंड कैन नॉट लिव विदाउट वन अनदर। क्या कह रहे हैं कि भाई जो जैनिज्म है ये इंसिस्ट करता है कि सारे ही जो जीव हैं, इंसानों से लेकर अदृश्य जीवों तक, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यानी कि ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, और ये एक दूसरे की लाइफ को सपोर्ट करते हैं और बिना एक के दूसरा जीवित नहीं रह सकता। साइंटिस्ट स्टडीइंग नेचर, फ्लोरा एंड फाना हैव अगेन एंड अगेन कन्फर्म दिस डीप ट्रुथ। क्या कह रहा है कि भाई जो वैज्ञानिक जो कि प्रकृति की, पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की, इनकी स्टडी करते हैं, इन्होंने इस सच्चाई को बार बार कन्फर्म भी करा है। द जटाका टेल्स। तो अब हम लोग जटाका टेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, ये जो जटाका टेल्स हैं इनके अंदर क्या है? कई सारी कहानियाँ हैं, और ये जो कहानियाँ हैं ये बुद्धा के जो पहले के जन्म हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। मतलब ये है कि ये कहा जाता है कि इन कहानियों में जो बुद्धा ने अपने पिछले जन्मों में करा है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। विच हैव डिलाइटेड जनरेशंस ऑफ इंडियन चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स, टेल स्टोरी ऑफ बुद्धा's फॉर्मल बर्थ एंड एक्सप्रेस इन सिंपल टर्म्स द बुद्धिस्ट वैल्यू।
क्या कह रहा है कि भाई जो जटाका टेल्स हैं जिन्होंने कई पीढ़ी भारतीय बच्चे और बड़ों का मन लुभाया है, ये बुद्धा के पिछले जन्मों की कहानी को बताते हैं और जो बुद्धिस्ट वैल्यूज़ हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। इन अ वेल नोन टेल द बुद्धा वॉज द किंग ऑफ अ लार्ज ट्रूप ऑफ मंकीज़। क्या कह रहे हैं कि एक बहुत ही जानी मानी कहानी में जो बुद्धा हैं वो बहुत बड़े मंकियों के समूह के राजा हैं। दे लिव्ड near a huge tree which bore fruit of divine fragrance and taste। इनका जो ग्रुप है वो एक बहुत ही विशालकाय पेड़ के पास में रहता है और उस पेड़ पर बहुत ही सुगंधित और बहुत ही स्वादिष्ट फल आते हैं। Despite the Monkey King's instructions that no fruit should escape, one day a ripe fruit fell into the stream below। क्या कह रहा है कि भाई मंकी किंग ने मतलब बंदरों के जो राजा हैं इन्होंने बहुत ही कड़े निर्देश दिए कि कोई भी फल यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक दिन एक पका हुआ फल जो है वो नीचे की एक नदी में गिर जाता है। कैरीड बाय द करंट इट वॉज कॉट इन अ नेट एंड टेकन टू द पैलेस। क्या कह रहा है कि भाई वो पानी के बहाव के साथ में बहते बहते एक जाल में फंस जाता है और फिर उस फल को पैलेस में यानी कि महल लेके जाया जाता है। द किंग वॉज सो इंचेंटेड बाय इट्स टेस्ट दैट ही ऑर्डर हिज सोल्जर्स टू लोकेट द ट्री इट केम फ्रॉम। जो राजा हैं वो इसके स्वाद से इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि वो अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं कि इस पेड़ का पता लगाया जाए जिस पेड़ से ये फल आया है। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च दे फाउंड द ट्री। बहुत लंबी खोजबीन के बाद में उनको वो पेड़ मिल जाता है। एंड दी मंकीज़ इंजॉइंग दी ट्री फ्रूट, और उनको वो बंदर भी मिल जाते हैं जो कि पेड़ के फलों का आनंद ले रहे थे। द ओनली वे फॉर मंकी किंग टू सेव हिज मंकीज़ वॉज टू हेल्प देम क्रॉस द स्ट्रीम। क्या कह रहा है कि भाई जो एक लौता मार्ग था मंकी किंग के लिए अपने मंकीज़ को, अपने बंदरों को बचाने का, वो ये था कि वो कैसे भी करके अपने बंदरों को स्ट्रीम है यानी कि जो धारा है उसको पार करने में मदद कर सके। बट दे कुड नॉट डू सो ऑन देयर ओन। लेकिन जो बंदर हैं वो खुद ये करने में सक्षम नहीं थे। बीइंग लार्जर देन देम, बाकी बंदरों से जो मंकी किंग है वो कैसा था, लार्जर था, बड़ा था। द मंकी किंग कॉट होल्ड ऑफ द ट्री ऑन द अदर बैंक। मंकी किंग ने क्या करा भाई, मंकी किंग जो है जो दूसरे किनारे पर एक पेड़ है उसको उसने पकड़ लिया। एंड लेट देम यूज हिज बॉडी एज अ ब्रिज टू क्रॉस द स्ट्रीम। और मंकी किंग ने बाकी बंदरों को अपनी बॉडी को, अपने शरीर को ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल करने दिया ताकि वो स्ट्रीम को यानी कि धारा को पार कर सकें। ऑल्दो ही वॉज सेवरली ब्रूस्ड इन द प्रोसेस एंड इवेंचुअली डाइड। इस प्रक्रिया में वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया और फिर बाद में उसकी मृत्यु भी हो गई। The king, who watched the scene from a distance, was greatly moved by the monkey king's selfless sacrifice। राजा जिसने कि दूर से ये सारा दृश्य देखा वो बंदर के राजा के इस बलिदान को देख के बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। He thought about the rule of a king with respect to his subject। उसने राजा के कर्तव्यों के बारे में सोचा कि भाई एक राजा का अपने सब्जेक्ट्स के प्रति यानी कि अपनी जनता के प्रति उसका क्या काम होता है, उसके क्या कर्तव्य होते हैं। आज जैन स्टोरी। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जकाता टेल्स के बारे में पढ़ा। जो जटाका टेल्स हैं वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं, लेकिन अब हम लोग एक स्टोरी जो है वो जैनिज़्म से रिलेटेड भी पढ़ने वाले हैं। रोहिन्या was an extraordinarily skilled burglar who evaded all the attempts to catch him। क्या कह रहा है कि भाई इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है रोहिन्या, ठीक है, जो एक बहुत ही निपुण चोर है। ठीक, बर्गलर किसको बोलते हैं, जो कि घरों में घुस के चोरी करता है। ये एक बहुत ही निपुण चोर है और इसने कई बार इसको पकड़ने की जो कोशिशें करी गई हैं उसको भी असफल करा है, उससे भी बच के निकला है। On his way to a city, he accidentally heard a few sentences from a sermon that Mahavira was giving about achieving liberation from the ordinary life of ignorance। क्या कह रहा है कि भाई शहर के रास्ते में इसने गलती से महावीर द्वारा दिए जा रहे भाषण के कुछ वाक्यों को सुन लिया। उस भाषण में जो महावीर हैं वो जो साधारण जीवन है अज्ञानता का, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सके, इससे कैसे पार करा जा सके, इसके बारे में वो भाषण दे रहे थे।
रीचिंग द सिटी, शहर पहुंचकर रोहिन्या वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड अरेस्टेड, रोहिन्या को पहचान लिया गया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। ही प्रिटेंडेड टू बी अ सिंपल फार्मर, उसने साधारण किसान होने का अभिनय करा। आ मिनिस्टर डिवाइज्ड अ क्लेवर प्लान टू फोर्स हिम टू कन्फेस हिज आइडेंटिटी, एक मिनिस्टर ने यानी कि एक मंत्री ने एक बहुत ही चतुर योजना बनाई जिससे कि वो इसे मजबूर कर सकें कि ये अपनी जो आइडेंटिटी है, मतलब इसकी जो पहचान है, वो सबके सामने उगल दे। बट रोहिन्या रिमेंबरिंग महावीरस वर्ड वॉज एबल टू डिटेक्ट द मिनिस्टर्स प्लान एंड डिफीटेड, लेकिन रोहिन्या को महावीर के जो शब्द थे वो याद आए और उनकी सहायता से उसने जो मिनिस्टर हैं उसके उपाय को क्या करा, बेकार कर दिया और ये मिनिस्टर को हरा पाया। फीलिंग रिमोर्सफुल, रोहिन्या अप्रोच्ड महावीर टू कन्फेस हिज क्राइम, रिटर्न द स्टोलन ट्रेजर्स एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। अपने कामों पर रिमोर्सफुल यानी कि अपने कामों पर अब इसको बहुत ही ज़्यादा पछतावा होने लगा, तो ये जो रोहिन्या है ये महावीर के पास जाता है, अपने सभी गुनाहों को कबूल करता है, सारी चुराई हुई चीज़ों को लौटाता है और माफ़ी मांगता है। ही बिकेम आ मंक, वो एक मंक यानी कि साधु बन जाता है। रियलाइज द इल्यूजन ही वॉज लिविंग इन, और उसे उस भ्रम का आभास हो जाता है जिसमें वह रहा करता था। एंड फोकस्ड ऑन एक्वायरिंग हायर नॉलेज, और अब वो और हायर नॉलेज यानी कि और उच्च ज्ञान की प्राप्ति में लग जाता है, उसी में ये अपना सारा समय लगाता है। द स्टोरी illustrates द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट एक्शंस एंड राइट थिंकिंग, ये जो कहानी है ये दर्शाती है सही काम को जो कि सही सोच के साथ किया जाए। एंड ऑल्सो illustrate द फैक्ट दैट एवरीवन शुड हैव सेकेंड चांस, और इस फैक्ट को भी दर्शाती है कि हर किसी को दूसरा मौका ज़रूर मिलना चाहिए। थिंक अबाउट इट, इन both Buddhism and Jainism, ahimsa means much more than refraining from physical violence against a person or an animal। क्या कह रहे हैं कि भाई दोनों ही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में अहिंसा का मतलब सिर्फ और सिर्फ किसी के प्रति फिजिकल वायलेंस से खुद को रोकना नहीं होता है। इट ऑल्सो मीन्स रिफ्रेमिंग फ्रॉम वायलेंस इन थॉट सच एज हैविंग इल फीलिंग्स टूवर्ड एनीवन। इसका मतलब अपने जो हिंसक विचार हैं उनको भी काबू करना होता है, जैसे कि किसी के प्रति आपके कोई हिंसक विचार हो उसको भी आप काबू में करो। इफ़ वी ऑब्जर्व आवर सेल्फ केयरफुली वी मे नोटिस सच नेगेटिव थॉट्स एंड लर्न टू टर्न दैम इनटू पॉजिटिव वंस। अगर हम खुद के बारे में बहुत ही ध्यान से सोचें तो हम नोटिस करेंगे कि हमारे मन में ऐसे कई सारे नेगेटिव थॉट्स हैं जिनको कि हम पॉजिटिव थॉट्स यानी कि अच्छे विचारों में बदल सकते हैं। Sometimes such negative thoughts are even directed toward ourselves। कई बार ऐसे जो ये नेगेटिव थॉट्स हैं, जो ये बुरे विचार हैं, ये हमारे खुद की तरफ भी होते हैं। In both Buddhism and Jainism, monks and sometimes nuns too began traveling across the land to spread their respective teachings far and wide। दोनों ही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में जो मंक्स थे, जो साधु थे और जो साध्वी थी, उन्होंने दूर दूर की भूमि पर सफ़र करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने इस ज्ञान को दूर दूर तक फैला सकें। सम ऑफ देम क्रिएटेड न्यू मोनेस्ट्रीज़ इन फार अवे प्लेसेस। इनमें से कईयों ने दूर दराज के क्षेत्रों में मोनेस्ट्रीज़ किसको कहते हैं, जहाँ पे जो मंक्स होते हैं, मतलब बाकी जो लोग होते हैं वो आके मंक्स की टीचिंग्स को लेते हैं। एक तरीके से ये गुरुकुल ही हुआ, ठीक है, जैसे गुरुकुल होता है वैसे ये भी हुआ। मतलब क्या है कि भाई इनमें से कई मंक्स ने दूर दराज के क्षेत्रों में मोनेस्ट्रीज़ भी ओपन करी। वाइल अदर लेड एसेटिक लाइफ इन केव कट इन रॉक्स, जबकि दूसरों ने साधारण साधुओं का जीवन जिया गुफाओं में जो कि पत्थरों से काटकर बनाई गई थी। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैव रिवील्ड मैनी ट्रेसेस ऑफ दोज मोनेस्ट्रीज, sometime even the name of the monk who lived in the rock cut caves and slept on the stone bed। क्या कह रहे हैं कि भाई जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं उन्होंने कई ऐसी मोनेस्ट्रीज़ के ट्रेसेस यानी कि कई ऐसे मोनेस्ट्रीज़ के अवशेषों को भी हमारे सामने प्रकट किया है, और कई बार हमें उन मंक्स का नाम भी पता चला है जो कि पत्थर से बनी हुई इन गुफाओं में रहा करते थे, पत्थर के बने हुए इन बिस्तरों पर सोया करते थे। यह आप देख सकते हो
ये गुफाएं बनी हुई हैं जिसमें जो मंक्स हैं वो रहा करते थे। थिंक अबाउट इट। इन इंग्लिश, Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism are often labeled religions. You may have noticed we have avoided these terms, preferring school of thought and later in this chapter belief system. क्या कह रहा है कि भाई इंग्लिश में हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म इनको अक्सर रिलीजन यानी कि धर्म के नाम से क्या करा जाता है, लेबल करा जाता है। लेकिन हो सकता है आपने नोटिस करा हो कि इस चैप्टर के अंदर, यानी कि जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, इसके अंदर ये जो टर्म है रिलीजन, इसका यूज़ क्या है, नहीं हुआ है, ठीक है, बल्कि इस जगह पे स्कूल ऑफ थॉट यानी कि विचारधारा इस शब्द का इस्तेमाल करा गया है और बाद में बिलीफ सिस्टम। दिस इज़ बिकॉज देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स टू दोज स्कूल्स एंड सिस्टम्स विच वी विल एक्सप्लोर ग्रेजुअली। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो विचारधाराएं हैं इनके और भी कई सारे पहलू हैं जिनको हम लोग धीरे धीरे आगे और जानेंगे। अ फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, अ रिलीजियस एस्पेक्ट, एन एथिकल एस्पेक्ट, अ सोशल एस्पेक्ट, टू नेम अ फ्यू। मैनी स्कॉलर्स agree that the word religion is too limited in the context of Indian civilization। क्या कह रहे हैं कि भाई इसके कई सारे पहलू हैं, जैसे कि फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, एथिकल, सोशल, तो बहुत सारे पहलू हैं जिनको हम धीरे धीरे करके और खोजेंगे, ठीक है। कई सारे जो स्कॉलर्स हैं यानी कि कई सारे जो विद्वान हैं वो इस चीज़ से अग्री करते हैं कि जो शब्द है रिलीजन यानी कि धर्म, ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, लिमिटेड है अपने कॉन्टेक्स्ट में इंडियन सिविलाइजेशन के लिए, ठीक है ना। और यही रीज़न है कि इस चैप्टर में कहीं पर भी आपको रिलीजन शब्द जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, या फिर अगर आपको देखने को मिल भी रहा है तो बहुत कम। देयर वर येट अदर स्कूल ऑफ थॉट्स एट द टाइम। उस समय कई और विचारधाराएं भी थीं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वन ऑफ देम नोन एज चरवाका स्कूल, उनमें से एक क्या था भाई, चरवाका स्कूल के नाम से भी जाना जाता था। समटाइम्स ऑल्सो लोकायता, कई बार उसको लोकायता भी कहते थे, लोकायत। बिलीव्ड दैट दिस मटीरियल वर्ल्ड इज ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट एंड देयरफॉर देयर कैन बी नो लाइफ आफ्टर दैट। जो कि इसमें बिलीव करता था कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है यानी कि ये जो दुनिया है ये एकलौती ही है जो कि एग्जिस्ट करती है और मृत्यु के बाद में कोई भी जीवन नहीं है। This school does not seems to have gained much popularity and it disappeared with time। ये जो विचारधारा है इसको उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, मतलब ये उतना ज़्यादा जाना नहीं गया और समय के साथ में ये गायब हो गया। We mention it to show that there was wide diversity of intellectual and spiritual belief systems। हमने इसको इसलिए मेंशन करा है ताकि आपको एक तरीके से एक अंदाज़ा लग सके कि उस समय कितने ज़्यादा स्पिरिचुअल बिलीफ थे, मतलब लोग कितने ज़्यादा आध्यात्मिक बिलीफ उस टाइम पर हुआ करते थे। पीपल वर फ्री टू चूज वॉट सूटेड दैम। लोग मुक्त थे उसको चुनने के लिए जो उनके हिसाब से उनके लिए सही था। Although the Vedic, Buddhist and the Jain school had important differences, they also shared some common concepts such as dharma, karma, rebirth, the search of an end to suffering and ignorance, and many important values। क्या कह रहे हैं कि भाई वैसे तो वैदिक सोसाइटी, बौद्धिस्ट, जैन स्कूल, इनकी जो विचारधारा थी वो काफ़ी ज़्यादा क्या थी, अलग अलग थी, लेकिन इनमें एक कॉमन कॉन्सेप्ट था जो कि ये सारे शेयर करते थे। और वो कॉमन कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से थे, वो थे धर्म के, कर्म के, पुनर्जीवन के, और साथ ही में जो ये संसार है इसमें जो अज्ञानता और जो पीड़ा है इसके अंत की खोज के, ठीक। दिस इज़ द ट्रंक ऑफ द ट्री वी स्टार्टेड दिस चैप्टर विद। और यही उस पेड़ का तना है जिसके साथ में हमने इस पार्ट की शुरुआत करी थी। फोक्स एंड ट्राइबल रूट्स। तो अब हम लोग फोक और ट्राइबल, ट्राइबल का मतलब क्या होता है, जनजाति, ठीक है, और फोक का मतलब क्या होता है, मान लो कोई एक विलेज है, ठीक है, तो वहाँ के जो लोकल आपके कल्चर होंगे ना उसको हम लोग फोक कल्चर कहेंगे, ठीक। फोक कल्चर का एक तरीके से मतलब होता है स्थानीय संस्कृति।
द कल्चर रूट वी हैव सीन सो फार आर वेल डॉक्यूमेंटेड इन मैनी टेक्स्ट। क्या कह रहे हैं कि भाई जो कल्चरल रूट यानी कि जो सांस्कृतिक जड़ें अभी तक हमने देखी हैं ये काफ़ी अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है, मतलब इनके बारे में काफ़ी अच्छे से खोजबीन शोध करी गई है और ये काफ़ी अच्छे से हमें देखने को टेक्स्ट में मिलती हैं। इंडिया हैज़ ऑल्सो हैड रिच ओरल ट्रेडिशन दैट इज टीचिंग or practices transmitting through everyday practice without written text. This is the case of Vedas. क्या कह रहे हैं कि भाई इंडिया का बहुत ही रिच ओरल ट्रेडिशन भी रहा है। ओरल ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसी परंपरा जो कि मुँह जुबानी चली आ रही है, ठीक है, जो कि हमने वेदों के केस में देखा कि शुरुआत में जो वेद हैं इनको लिखा नहीं गया था बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी मुँह जुबानी याद किया जाता था और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ऐसे ही पास करा जाता था। Among them are numerous folk traditions that is transmitted by common people and tribal traditions transmitted by tribes. क्या कह रहे हैं कि भाई कई सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जो कि ऐसे ओरली या फिर रिटर्न पास करी गई हैं, उनमें से कई सारे फोक ट्रेडिशंस भी हैं यानी कि स्थानीय परंपराएं भी हैं जो कि साधारण लोगों द्वारा पास करे गए और साथ ही में जनजातीय परंपराएं भी हैं जो कि जनजातियों द्वारा आगे की जनरेशन्स में पास करी गई। व्हाट इज़ आर ट्राइब यानी कि जनजाति क्या होती है? There are many definitions for this social entity. इसकी कई सारी परिभाषाएं हैं। Today, anthropologists usually consider a tribe to be a group of families or clans sharing a tradition of common descent, a culture and a language, living as a close-knit community under a chief and holding no private property. क्या कह रहे हैं कि भाई आज जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, अब यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि भाई एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन लोग होते हैं? देखो, वो लोग जो कि ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करते हैं, मानव समाज की स्टडी करते हैं, उनको हम लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आज जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ट्राइब की एक डेफिनेशन क्या है निकाली, एक तरीके से कह सकते हो कि भाई ट्राइब कौन होते हैं। ट्राइब ये उन लोगों का समूह होता है जो कि किसी कॉमन डिसेंट के होते हैं। जैसे कि मान लो ये एक कॉमन फैमिली से हो सकता है बिलोंग करते हों, इनका जो कल्चर और जो लैंग्वेज है वो सेम होती है। ये क्लोज नेट कम्युनिटीज़ यानी कि एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली रहते हैं। इनका एक चीफ होता है और इनकी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, मतलब जो कुछ भी होता है वो पूरे ट्राइब का होता है, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं। Interestingly, ancient India did not have a word for tribe. Tribes were just different janas that lived in a specific environment such as forest or environment. क्या कह रहे हैं कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि प्राचीन भारत में ट्राइब्स के लिए कोई अलग शब्द इस्तेमाल नहीं करा जाता था। जो ट्राइब्स थे, जो जनजाति थी, ये भी एक प्रकार की जना ही थी, ठीक है, जो कि किसी एक खास पर्यावरण में रहा करते थे, जैसे कि जंगल और पहाड़। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूज द टर्म ट्राइब्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंग्लिश एंड जनजाति इन हिंदी। क्या कह रहा है कि जो भारत का संविधान है इसमें अंग्रेज़ी में ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी इन वर्ड का यूज़ करा जाता है इनके लिए, और हिंदी में जनजाति शब्द का प्रयोग करा जाता है इनके लिए। According to official figures in 2011, India has 705 tribes spread over most states, amounting to a population of almost 104 million people, more than the population of Australia and United Kingdom together. क्या कह रहे हैं कि भाई 2011 में भारत के अंदर तकरीबन 705 ट्राइब्स थी। इनकी जो जनसंख्या है वो 104 मिलियन लोगों की है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और यूके की जनसंख्या को मिलाकर भी उससे भी ज़्यादा है। इन दी 19th century, anthropologists studying tribes often describe them as primitives or inferior to civilized people. 19वीं सदी में जो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो कि ट्राइब्स को स्टडी करते थे, वो अक्सर इनको प्रिमिटिव, मतलब इनके लिए प्रिमिटिव और इन्फीरियर वर्ड का इस्तेमाल करते थे।
प्रिमिटिव किसको कहते हैं? प्रिमिटिव हम किसी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि अभी करंट टाइम से क्या हो, काफ़ी ज़्यादा पीछे हो, एक तरीके से आदिवासी। और इन्फीरियर का मतलब होता है निम्न या नीच, ठीक है। तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो कि 19वीं सदी में इन ट्राइब्स को स्टडी करा करते थे, उनके हिसाब से ये जो लोग थे ये सिविलाइज्ड पीपलों से यानी कि उस टाइम के आधुनिक लोगों से क्या थे, निम्न थे, नीचे थे। विद डीपर स्टडीज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज एंड देयर रिच एंड कॉम्प्लेक्स कल्चर्स सच बायस्ड जजमेंट हैव बीन मोस्टली अबैंडन्ड। क्या कह रहे हैं कि भाई उनके यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, इनकी और गहराई से स्टडी करने पर, इनके जो कल्चर है, इनकी जो संस्कृति है, उसको और गहराई से जानने पर जो ये ऐसे बायस जजमेंट थे यानी कि ये जो ऐसे एक तरफा जजमेंट थे, ये धीरे धीरे लोगों ने इनके प्रति करने क्या कर दिए, बंद कर दिए। मतलब लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ये लोग प्रिमिटिव और साथ ही में इन्फीरियर तो बिल्कुल भी नहीं है। There has been a constant interaction between folk and tribal tradition and the leading school of thought such as those we mentioned in this chapter। क्या कह रहा है कि भाई जो फोक और जो ट्राइबल ट्रेडिशन है यानी कि जो लोक परंपराएं और जो जनजातीय परंपराएं हैं, इनके बीच में क्या है कि लगातार अक्सर इंटरेक्शन होता आ रहा है। और जो लीडिंग स्कूल ऑफ थॉट है जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में चर्चा करी है, वो भी क्या है, इन्हीं सबसे प्रभावित हैं, ठीक। डिएटीज, कॉन्सेप्ट, लेजेंड्स एंड रिचुअल्स हैव बीन फ्रीली एक्सचेंज इन बोथ डायरेक्शंस। देवता, जो कहानियाँ हैं वो, जो कर्मकांड हैं वो, ये सभी दोनों के बीच में काफ़ी क्या होते रहे, एक्सचेंज होते रहे। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, जगन्नाथ वर्शिप्ड एट पुरी उड़ीसा वॉज ओरिजिनली अ ट्राइबल डीटी। उदाहरण के लिए जगन्नाथ जिनकी पूजा उड़ीसा में करी जाती है, उड़ीसा के पुरी में करी जाती है, ये एक ट्राइबल डीटी थे यानी कि ये एक जनजाति के ही देवता थे। दिस इज ऑल्सो द केस विथ वेरियस फॉर्म ऑफ द मदर गॉडेस वर्शिप्ड अक्रॉस इंडिया। यही सेम जो है वो मदर गॉडेस किसको बोलते हैं भाई? मदर गॉडेस ये जो वर्ड है ये इस्तेमाल करा जाता है माँ देवी के लिए, ठीक है। और ये किसके लिए होता है? ये धरती माँ के लिए इस्तेमाल करा जाता है, ठीक। तो इसमें यही कह रहे हैं कि जो ये धरती माता हैं, इनकी पूजा भी इसी प्रकार से भारत के कई अलग क्षेत्रों में, कई इलाकों में होती है। मतलब पूरे भारत में इनकी पूजा होती है। Some tribes, on the other hand, adopted Hindu deities long ago and possesses their own version of Mahabharata and Ramayana. This has been well documented from India's northeastern states all the way to Tamil Nadu। क्या कह रहे हैं कि कई जो जनजातियां हैं उन्होंने कई सारे हिंदू देवताओं को बहुत ही पहले उन्होंने उनकी पूजा करनी शुरू कर दी और उनके पास उनके खुद के डिफरेंट वर्जन मिलते हैं महाभारत और रामायण के, ठीक। और ये चीज़ हमको इंडिया के नॉर्थ वेस्ट स्टेट से लेकर पूरा तमिलनाडु तक देखने को मिलता है। हाउ मच सच इंटरेक्शन टेकन प्लेस फॉर सो लॉन्ग एंड सो नेचुरली इज इट इन द एंड बिकॉज folk tribals and Hindu belief system have many similar concepts। क्या कह रहे हैं कि इतना सारा जो इंटरेक्शन है ट्राइब्स के बीच में और फोक ट्रेडिशंस के बीच में, ये इतने लंबे समय तक इतने प्राकृतिक रूप से भला कैसे होता रहा? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि फोक, ट्राइबल और हिंदू बिलीफ सिस्टम ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इन ऑल थ्री एलिमेंट ऑफ नेचर सच एज माउंटेन, river, trees, plants and animals and some stones too are regarded as sacred because there is consciousness behind all of them। उदाहरण के लिए जो एलिमेंट्स हैं हमारे, जैसे कि पहाड़, नदियाँ, पेड़, पौधे, जानवर और यहाँ तक कि पत्थर भी, इनको सेक्रेड यानी कि पवित्र माना गया है, ठीक है। और ऐसा माना गया है कि इन सभी के पीछे क्या है? इन सभी के पीछे कॉन्शियसनेस है, यानी कि इन सभी में कह सकते हो इनकी खुद की सोचने समझने की शक्ति है। Indeed, tribes generally worship many deities associated with those natural elements।
जो ट्राइब्स हैं, जो जनजातियां हैं, वो कई सारे ऐसे डिएटीज़ की, ऐसे देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं जो कि इन एलिमेंट्स के साथ में, इन तत्वों के साथ में जुड़े हुए हैं। For the Toda tribal of the Nilgiri of Tamil Nadu, for instance, one of them is pictured in the image on the right. Over 30 peaks of this mountain range are residents of a god or a goddess. Those peaks are so sacred that the Toda avoid pointing at them with finger. क्या कह रहे हैं कि भाई उदाहरण के लिए इन्होंने जो नीलगिरी के अंदर जो टोडा ट्राइबल्स हैं, मतलब जो टोडा जनजातियां हैं, उनके बारे में यहाँ पे उदाहरण लिया गया है, ठीक है, जिनमें से एक की तस्वीर आपको ये साइड में दिखाई देगी, ठीक। अच्छा, वहाँ पे क्या है, एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, और वहाँ पे तकरीबन 30 चोटियाँ हैं पहाड़ों की, और उनका ये मानना है कि इन चोटियों पे देवी देवता रहते हैं, और वो इसको इतना पवित्र मानते हैं कि वो इन पहाड़ों की तरफ अपनी उंगलियों से भी इशारा नहीं करते। But despite this multiplicity of deities, as with Hinduism, many tribal groups have a concept of higher divinity or supreme being. क्या कह रहा है कि भाई इतने सारे देवी देवता होने के बावजूद, जैसा कि हिंदुइज्म में भी देखने को मिलता है, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनमें भी एक हायर डिविनिटी और सुप्रीम बीइंग का कॉन्सेप्ट है, यानी कि इनमें भी एक सर्वोच्च शक्ति का क्या है, कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मैनी ट्राइब्स इन अरुणाचल प्रदेश वर्शिप डोई पोलो, अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ सन एंड द मून, हु लेटर रोज टू हायर स्टेटस ऑफ द सुप्रीम गॉड। उदाहरण के लिए, कुछ ट्राइब्स हैं अरुणाचल प्रदेश में, वो डोनी पोलो की पूजा करते हैं। डोनी पोलो क्या है, ये सूरज और चंद्रमा का एक कंबाइन रूप है, मतलब ऐसा माना जाता है कि सूरज और चंद्रमा वो एक हैं, और इनका जो स्टेटस है वहाँ पर वो सुप्रीम गॉड के तौर पे, यानी कि सर्वोच्चम देवता के तौर पर लिया जाता है। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ द गॉड खांडोबा इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये जो है, ये देवता खांडोबा के लिए भी यही सेम केस है जो कि सेंट्रल इंडिया में जिनकी पूजा होती है। इन ईस्टर्न इंडिया the Munda and Santhal tribes, among other, worship Singbonga, a supreme deity who created this whole world. ईस्टर्न इंडिया में जो मुंडा और जो संथाल ट्राइब्स हैं, जो संथाल जनजाति हैं, ये सिंगबोंगा नाम के एक देवता हैं, उनकी पूजा करते हैं, और उनके हिसाब से ये एक सुप्रीम डिएटी हैं जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बनाया है। There are many more such examples. ऐसे और भी कई सारे उदाहरण हैं। The Indian sociologist Andre Bitley summed up this situation in these words. एक इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एंड्रे बिटली। उन्होंने इन शब्दों में, मतलब नीचे जो मेरे शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में ये जो ऊपर की परिस्थिति है इसके बारे में बताया है। The thousands of castes and tribes on Indian subcontinent have influenced each other in their religious belief and practice since the beginning of history and before. क्या कह रहे हैं कि भाई जो हज़ारों जातियाँ जनजातियाँ हमारे भारतीय सब कॉन्टिनेंट में हमको मिलती हैं, उन्होंने एक दूसरे के जो रिलीजियस बिलीफ हैं, यानी कि एक दूसरे के जो धार्मिक विचार हैं, जो धार्मिक कर्मकांड हैं, उनको इन्फ्लुएंस करा है, यानी कि उन्होंने एक दूसरे के धार्मिक विचारों पर क्या करा है, असर डाला है, इतिहास की शुरुआत से और उससे पहले से भी। That the tribal religions have been influenced by Hinduism is widely accepted. जो ट्राइबल रिलीजन्स हैं, जो जनजाति धर्म है, उन पर हिंदुज़म का काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ है, इफेक्ट पड़ा है। But it is equally true that Hinduism, not only in its formative phase but throughout its evolution, has been influenced by tribal religion. क्या कह रहे हैं कि भाई ये भी सत्य है कि जो हिंदुज़म है वो इतने लंबे समय में जितना भी इसमें विकास हुआ है उस पर यानी कि हिंदुज़म पर भी जो ट्राइबल रिलीजन है इसका काफ़ी ज़्यादा हमको असर देखने को मिलता है। Clearly, the result of this long introduction have been mutual enrichment.
साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो इतने लंबे समय तक इंटरेक्शन हुआ है, इतने लंबे समय तक जो दोनों के बीच में तालमेल बैठा है, इसकी वजह से दोनों में ही काफ़ी एनरिचमेंट आया है। यानी कि दोनों ही जो ट्राइबल और जो हिंदुज़म है, दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा हमको बदलाव और विकास देखने को मिलता है। In this manner, folk and tribal beliefs and practices also count among Indian cultural root. We will further develop this point in the next chapter. क्या कह रहा है कि भाई इसी मैनर में जो मेरे फोक और जो ट्राइबल बिलीव्स हैं, ये भी क्या है, ये भी इंडिया की जो कल्चर रूट है, यानी कि भारत की जो सांस्कृतिक जड़ है, इसमें लिए जा सकते हैं। मतलब इनको हम इसमें लेंगे और इसके बारे में हम इस बिंदु के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया है मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब चलिए इसकी ये जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं समरी वाले, इनको पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को कर लेंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? The Vedas, India's earliest texts, give rise to several schools of thought. Vedanta and Yoga are among the best known. क्या कह रहा है कि जो वेदास हैं, उन्होंने इंडिया के जो वेदास जो हैं, ये क्या थे, ये इंडिया के शुरुआती टेक्स्ट यानी शुरुआती लेख थे और इससे कई सारी विचारधाराएं पैदा हुई, जैसे कि वेदांता और योगा, जो कि सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं। Buddhism and Jainism departed from the authority of Veda and laid emphasis on some specific values and practices. जो बुद्धिज़्म और जो जैनिज़्म हैं, ये वेदों से अलग ही बढ़े और इन्होंने कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ पर ज़्यादा जोर दिया। Although these schools have different principles and methods, they also shared some important concepts. They were all looking for the cause of suffering and the means of removing ignorance. क्या कह रहे हैं कि भाई वैसे तो ये सारी विचारधाराएं अलग अलग हैं, लेकिन इनमें काफ़ी सिमिलर, काफ़ी सेम कॉन्सेप्ट भी हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि इन सभी में जो मनुष्य के जीवन में जो सफरिंग है, यानी कि परेशानी का जो कारण है, उसको खोजने की उसको ढूंढने की बात की गई है और साथ ही में इग्नोरेंस को यानी कि अज्ञानता को हटाने की भी बात की गई है। ट्राइबल बिलीफ सिस्टम एंड आर्ट हैव इंटरैक्टेड फॉर मिलेनियम्स विद हिंदुइज्म। देयर वाज फ्री बोरोइंग एंड गिविंग फ्रॉम एवरी साइड। ट्राइबल बिलीफ सिस्टम generally regards the land and its features as sacred. They often have at the same time a higher concept of divinity. क्या इसका मतलब कि भाई जो ट्राइबल बिलीफ सिस्टम है, मतलब ट्राइबल्स का जो इनका पूरा देव देवताओं को मानने का जो पूरा सिस्टम था और जो इनकी कला है, उसने हिंदुज़म के साथ में कई हज़ार सालों से क्या करा है, इंटरैक्ट करा है। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि हिंदुज़म और इनका जो भी रिलीजन होता है, उसके बीच में गहरे संबंध हज़ारों सालों से रहे हैं। दोनों ही तरफ से बोरोइंग हुई है, मतलब दोनों ने ही एक दूसरे के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करा है। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो जो लैंड है, इसके फीचर्स हैं, इनको पवित्र मानती है और इसी के साथ में अक्सर उनमें क्या होता है, एक हायर डिविनिटी यानी कि एक सर्वोच्चम देवता का भी कॉन्सेप्ट रहता है। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पर। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ यू वर नचिकेता, व्हाट क्वेश्चन वुड यू लाइक टू आस्क यामा? राइट डाउन इन 100 and 150 वर्ड्स। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। एक तरीके से इसमें आपको अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करना है। इसमें ये कह रहे हैं कि मान लो आप क्या हो, आप नचिकेता हो, ठीक है, तो आप यमराज से कौन से सवाल पूछना चाहोगे? अपने सवालों को 100 से 150 शब्दों के अंदर लिखो। मतलब आपके मन में जो भी विचार हैं उनको आप 100 से 150 शब्द के अंदर लिख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन अ फ्यू सेंट्रल आइडिया ऑफ बुद्धिज़्म, ब्रीफली कमेंट अपॉन देम। बुद्धिज़्म के कुछ सेंट्रल आइडियाज़ के बारे में एक्सप्लेन करिए और उन पर आप कमेंट भी करिए। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, ये रहा आपका सेंट्रल आइडिया ऑफ बुद्धिज़्म। Buddhism believed that ignorance and attachment are the source of human suffering and conceived a method to remove these two causes. क्या कह रहे हैं कि भाई बुद्धिज़्म का ये मानना है, जो बुद्धा थे उनका ये मानना था कि भाई जो ये इग्नोरेंस है यानी कि जो ये अज्ञानता है और जो अटैचमेंट है,
अटैचमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई जो ये गहरे संबंध हैं यही मनुष्य के जीवन में जो सफरिंग है उनका क्या है, स्रोत है। मतलब मनुष्य के जीवन के जो कष्ट हैं उनका स्रोत हैं। और साथ ही में इन्होंने ऐसे मेथड्स को भी तैयार करा जो कि इन दो कारणों से मनुष्य को छुटकारा दिला सकते हैं। बुद्धिज़्म प्रीच्ड अबाउट अहिंसा, नॉन वायलेंस एंड सिंसियर इनर डिसिप्लिन। इसके साथ में बुद्धिज़्म ने अहिंसा और इनर डिसिप्लिन के लिए भी प्रीच करा। ठीक है, देखो ये नॉन वायलेंस काट दो, क्योंकि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का जो अहिंसा है ना उसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज है। ठीक, उसकी डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन है नो हर्टिंग नो इंजरिंग। ठीक है, मतलब ये कि आप दूसरे के बारे में कुछ गलत मत करो, दूसरे को परेशान मत करो, साथ ही में गलत विचार भी ना लाओ। ठीक, तो ये जो वर्ड है बस इतना काट देना, बाकी सब सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? डिस्कस इन द क्लास द कोटेशन ऑफ द बुद्धा विच बिगेन्स विथ नॉट बाय वाटर इज वन मेड प्योर दो मैनी पीपल मे बेथ हेयर इन अ सेक्रेड रिवर्स टू मेक दैट इट्स मीनिंग हैज़ बीन अंडरस्टूड बाय ऑल। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो कोट है बुद्धा का, कौन सा कोट? ये वाला कि पानी में नहा लेने से कोई पवित्र नहीं होता। इन पवित्र नदियों में तो हज़ारों लोग, कई लोग नहाते हैं। अगर किसी को पवित्र होना ही है तो वो पवित्र कैसे हो सकता है? पवित्र वही व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर धर्म और सच्चाई का वास हो। ठीक है, तो ये बुद्धा के शब्द थे। आपको क्या करना है, इन शब्दों को इस रूप से तैयार करना है कि पूरे क्लास, मतलब आपकी जो पूरी कक्षा है वो उसका अर्थ समझ सके। तो इसको आप अपने शब्दों में तैयार कर सकते हो। ठीक है, इसकी छोटी सी शॉर्ट मीनिंग लिख लेना, वही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन अ फ्यू सेंट्रल आइडिया ऑफ जैनिज्म, ब्रीफली कमेंट अपॉन देम। अब आपको जैनिज्म के सेंट्रल आइडियाज़ के बारे में बताना होगा और उन पर कमेंट करना होगा। तो भाई जैनिज्म के कितने? 3 सेंट्रल आइडियाज़ हैं। कौन कौन से? अहिंसा और अनकांतवडा और अपरिग्रह। ठीक, तो अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा का मतलब क्या होता है? नॉन वायलेंस टुवर्ड ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग थॉट एंड एक्शन। यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी तरफ नॉन वायलेंस, यानी कि उनकी तरफ हिंसा ना करना, अपने विचार और अपने कर्म दोनों द्वारा। ठीक है, और अनिकंतवड़ा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि सच्चाई और जो रियलिटी है उसके क्या होते हैं? उसके कई सारे रूप होते हैं। ठीक, हमें सभी को देखना सीखना चाहिए। और अपरिग्रह का मतलब क्या है कि भाई जो भी मटेरियल अटैचमेंट है उसको सबको छोड़ दो, सिर्फ उतने ही संबंध रखो जितने आपके जीवन के लिए ज़रूरी हैं। और ये क्या है उसके ऊपर ब्रीफ कमेंट कि भाई जैनिज्म प्रमोट अ पीसफुल एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ, स्ट्रेसिंग द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लिविंग बींग्स एंड एनकरेज एथिकल एंड सस्टेनेबल लिविंग। मतलब जो जैनिज्म है वो एक ऐसे आइडिया को प्रमोट करता है जिसमें जो जीवन है वो शांत हो और डिसिप्लिन्ड हो, यानी कि अनुशासित हो। ठीक, साथ ही में जो लिविंग बींग्स हैं इनमें जो संबंध हैं इसको इस पर काफ़ी ज़्यादा क्या देता है? जोर देता है। कौन? जैनिज्म। और ऐसे जीवन जीने के लिए आपको वो इनकरेज करता है जो कि सही हो और आसपास के जो भी आपका पर्यावरण है उसके साथ में क्या हो? सस्टेनेबल हो। ठीक है, चलिए ये हुआ क्वेश्चन 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कंसिडर एंड डिस्कस इन क्लास एंड बेटलीज थॉट, सी पेज 122। देखो जो एंटी बेटले के जो मैंने अभी थोड़ी पहले आपको थॉट समझाए हैं, आपको उसी को अपने क्लास के साथ में क्या करना है? डिस्कस करना है। ठीक, तो मैंने उनके थॉट्स आपको प्रॉपर्ली समझा दिए हैं, बस अब आपको क्या करना है? अपने शब्दों में जो उनके थॉट्स हैं उनको बताना है। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? मेक अ लिस्ट ऑफ पॉपुलर गॉड एंड गॉडेसेस इन योर रीजन, मेक एंड द फेस्टिवल दे आर एसोसिएटेड विथ। एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने शायद लिखा, हाँ ये रहा, ये। तो एंडे बैटलीज के थॉट क्या हैं? बैटलीज हाईलाइटेड द लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरेक्शन बिटवीन India's tribal communities and Hinduism. Both systems have a mutual influenced each other, leading to a shared cultural heritage. ठीक है, ये क्वेश्चन 5 का आंसर है। चलो भाई, अब हम लोग हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
6 वाला इसको कर लेते हैं। तो इसका मैं सीधे मतलब बता देता हूँ। उसमें क्या कह रहे हैं कि भाई आपका जो रीजन है यानी आपका जो क्षेत्र है उसमें कुछ मशहूर देवी देवताओं के आपको नाम लिखने हैं, साथ ही में उनसे जुड़े जो त्यौहार हैं उनके भी आपको नाम लिखने होंगे। तो ये तो आपको अपने जो राज्य है उसके हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, एज अ क्लास एक्टिविटी लिस्ट 2 और 3 ट्राइबल ग्रुप्स फ्रॉम योर रीजन और स्टेट, डॉक्यूमेंट सम ऑफ देयर आर्ट्स एंड बिलीफ सिस्टम। क्या कह रहा है कि भाई आप जिस भी स्टेट में रहते हो, जिस भी राज्य में रहते हो, वहाँ की आपको 2 या फिर 3 जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके नाम लिखने हैं, साथ ही में उनकी आर्ट कैसी है, ठीक, और उनके बिलीफ सिस्टम कैसे हैं, इनके बारे में भी आपको इसमें बताना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये भी डिपेंड करता है आपके स्टेट्स के ऊपर, आप जिस भी स्टेट में रहते हो उस स्टेट्स के आपको जनजातियों के बारे में लिखना होगा, ठीक। और अगर आपको कहीं से भी नाम नहीं मिला है तो आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हो, आपकी इच्छा। चलिए नेक्स्ट है मेरा ट्रू और फॉल्स। इसमें क्या है, इसमें मेरे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको इनको पढ़ के बताना होगा कि ये स्टेटमेंट मेरे ट्रू यानी कि सही हैं या फिर फॉल्स यानी कि गलत हैं। तो पहला मेरा क्या है, द वैदिक हाइम्स वर रिटन ऑन पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। जो वैदिक हाइम्स हैं यानी कि ये जो वेद की प्रार्थनाएं हैं, ये पाम एक पेड़ होता है उसकी पत्तियों पर लिखे गए थे। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो जवाब है ये स्टेटमेंट है गलत। क्यों? क्योंकि वेदों को तो शुरुआत में लिखा ही नहीं गया था, बल्कि वो ओरली यानी कि मुंह जवानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास करे जाते थे, और ऐसा ऑलमोस्ट 100 से 200 जनरेशन्स तक चला है। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, फॉल्स है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द वेदास आर इंडियाज ओल्डेस्ट टेक्स्ट, यानी कि जो वेद हैं वो भारत के सबसे पुराने लेख हैं। एकदम सही स्टेटमेंट है। द वैदिक स्टेटमेंट एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती रिफ्लेक्ट्स अ बिलीव इन अ यूनिटी ऑफ कॉस्मिक पावर। क्या कह रहा है कि जो ये वेदों का जो ये स्टेटमेंट है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, ये किसको रिफ्लेक्ट करता है? ये कॉस्मिक पावर की एकता को रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है? एकदम ट्रू है, हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। चौथा क्या कह रहा है, बुद्धिज्म इज ओल्डर देन द वेदास। जो बुद्धिज्म है ये वेदों से पुराना है। तो क्या ये पुराना है? नहीं, ये पुराना नहीं है, बल्कि जो वेद हैं ये ज़्यादा पुराने हैं और जो बुद्धिज्म है ये बाद में आया है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट में हो गया मेरा फॉल्स। जैनिज्म इमर्जेस एज अ ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि जो जैनिज्म है वो बुद्धिज्म की एक शाखा है, यानी बुद्धिज्म का ही हिस्सा है। तो क्या जैनिज्म बुद्धिज्म की ब्रांच है? नहीं, जैनिज्म एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट यानी विचारधारा का हिस्सा है और बुद्धिज्म एक डिफरेंट विचारधारा का हिस्सा है। तो ये स्टेटमेंट हुआ फॉल्स। छठा क्या कह रहा है, बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म advocated for peaceful coexistence and avoidance of harm to all living beings। यानी कि दोनों बुद्धिज्म और जैनिज्म किसको प्रमोट करते हैं? शांत जीवन को प्रमोट करते हैं। ये क्या कहते हैं कि भाई हमें शांति से सबके साथ में रहना चाहिए और जितना हो सके उतना हमें दूसरे जो लिविंग बींग्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो जवाब है ट्रू, हाँ, ठीक है। लास्ट मेरा स्टेटमेंट कह रहा है, ट्राइबल बिलीफ सिस्टम्स आर लिमिटेड टू बिलीव इन स्पिरिट्स एंड माइनर डिएटीज़। यानी कि जो ट्राइबल बिलीफ सिस्टम्स है ये क्या है, ये लिमिटेड है, यानी कि ये कह सकते हो बहुत ही छोटे स्तर पर है, और ये किसमें, स्पिरिट्स में, और जो छोटे मोटे देवता हैं उनमें बिलीव रखता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स, एकदम गलत है, ठीक। तो ये हो गया मेरा ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो ये था मेरा कंप्लीट चैप्टर नंबर 7 इंडियाज़ कल्चरल रूट। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया होगा, साथ ही में चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।